Hello students, welcome to this new video. So we are going to continue our series of the Indian development in economics class 12th. So हमारे पास अब है थर्ड चैप्टर. फर्स्ट टू हम कवर कर चुके हैं. So जो हमारा थर्ड चैप्टर है, इट इज़ द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 1950 to 1990s. जो हमारा सेकंड चैप्टर था, was kind of a basic of all these things that are going to happen in the future, जो कि होगी जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सी फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चर. हमें जो ये सारे रिफॉर्म मतलब क्या क्या कुछ हम कह सकते हैं, क्या शॉर्टकमिंग्स थी पहले के टाइम पे, रिकैप काइंड ऑफ कि इंडिया की इकोनॉमी जैसे ब्रिटिशर्स गए क्या किस हालत में थी. देखो ये वही है जो हमने पीछे भी पढ़ा हुआ है. सी लुक एट दिस, ये सारे पॉइंट्स है. दिस इज़ नथिंग बट जस्ट रिपीटेड हियर. ये पूरा ये है तो मैं इसलिए इसको रिपीट नहीं करूँगा. यू कैन जस्ट रिवाइज इट फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो. लैंड रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स. सबसे पहले हमने एग्रीकल्चर में फर्स्ट ऑफ ऑल सी मैं आपको बेसिक बता दूँ. जो ये हमारे इंडियन इकोनॉमी थी उसमें ना दो टॉपिक्स हम ब्रॉडली पढ़ेंगे. फर्स्ट इज़ गोइंग टू बी एग्रीकल्चर, सेकंड इज़ गोइंग टू बी द इंडस्ट्रीज. सो एग्रीकल्चर में काफ़ी सारी चीज़ें आती है, जैसे लैंड रिफॉर्म्स हो गए, हमारे पास HYV सीड्स आएंगे जो हाई यील्डिंग क्रॉप्स थी, ग्रीन रेवोल्यूशन एंड ऑल. सो वी आर स्टार्टिंग विद दिस लैंड रिफॉर्म्स. सी आपको पता है अंग्रेज़ों के टाइम पे एक चीज़ होती थी जो कि था जमींदारी सिस्टम. और देखो हमारे पास पहला है अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज. व्हाट इज़ दिस इंटरमीडिएटरी का मतलब कुछ नहीं है, ज़मींदार है, समझ गए. तो जो ये इंटरमीडिएटरीज होते थे, जो हमारे ज़मींदार होते थे, तो क्या आपको तो पता ही है क्या करते थे. ये टैक्स इकट्ठा करते थे पेजेंट से, जो उनकी लैंड पे ज़बरदस्ती भी क्या, बहुत ही पुअर कंडीशन में जिनसे काम करवाते थे. फिर वो जो फर्दर इन्होंने जो टैक्स कलेक्ट किया होता था ये फर्दर देते थे अपने रूलर्स को. तो जो ज़मींदारी सिस्टम ऐसे चलता था. तो जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो वैसे ही इंडिया ने क्या कहा कि जो ज़मींदारी सिस्टम है हम बंद कर रहे हैं. तो ये सारी जो भी जितनी भी लैंड है वो हम उनको दे देंगे. जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो मतलब ज़मींदार के अंदर जो अंडर जो प्रेजेंट काम कर रहे थे, उन सबको ज़मीनें ज़मींदार की मिल जाएगी. मतलब जितने हिस्से पे वो काम कर रहे थे वो उनकी होगी. अब ज़मींदार का पूरा हक ख़त्म उस ज़मीन से. आर यू गेटिंग मी? गिविंग द इंसेंटिव टू द कल्टिवेटर्स टू मेक द इम्प्रूवमेंट ऑन द लैंड एंड इट्स ओनरशिप द सेम थिंग. तो इससे ना जो हमारे 20 लाख टेनेंट्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी. ओके, सीलिंग ऑन द लैंड होल्डिंग. तो देखो मान लो जस्ट टेक एन एग्जांपल, देयर इज अ विलेज जहाँ पे एक आदमी है जिसके पास 100 बीघा ज़मीन है. एंड अदर्स आर लाइक जो छोटे छोटे पेजेंट्स उनके पास सिर्फ ऐसा ही एक बीघा हो गया, 2.5 बीघा, 1.5 बीघा. तो मतलब क्या हो रहा है आपको दिख नहीं रहा, एक बहुत वास्ट अनइक्वालिटी है कि एक बंदा 100 लेके बैठा है, एक के पास सिर्फ 1.5 2.5 है. तो मतलब एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक गैप है दो सेक्ट्स के ऊपर, दो सेक्ट्स में, कि एक बहुत रिच है एक बहुत पुअर है. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सीलिंग लगा दी ऑन लैंड होल्डिंग. गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा बोल दिया कि देखो 10 बीघा से ज़्यादा जिसके पास ज़मीन है उसको अपनी ज़मीन बाकियों को देनी पड़ेगी. आई मीन वो जो आपके पास जितनी एक्स्ट्रा ज़मीन है वो आपको गरीबों को बांटनी पड़ेगी. क्योंकि देखो ये ब्रिटिश वाला तो काफ़ी अनफेयर सिस्टम था, तो उसके अकॉर्डिंग हम नहीं चल सकते थे अपने इंडिपेंडेंट नेशन में. तो हमने क्या कहा, जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है वो कम दे दो. तो गवर्नमेंट ने ये सीलिंग सेट कर दी लैंड होल्डिंग में कि भाई आप इससे ज़्यादा ज़मीन नहीं रख सकते थे. इन सिंपल वर्ड इट इज़ नथिंग बट दिस. तो हमारी जो कल्टिवेबल नॉट दैट एन इंडिविजुअल और द फैमिली कैन ओन, ये वही बात है. लैंड ओन आप क्या इसका एम क्या था, द लैंड सेलिंग एम टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ द लैंड होल्डिंग ऑफ फ्यूअर हैंड्स. की यार सारी जितनी भी सारी ज़मीनें हैं वो एक दो के हाथ में ही ना हो, कि सबके पास जानी चाहिए ये चीज़ें. द सरप्लस लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन से, अब वही बात है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है. एम क्या था, लैंड ओनरशिप कई कुछ लोगों के हाथ में नहीं होनी चाहिए, इसके लिए उन्होंने क्या किया, रीडिस्ट्रीब्यूशन किया लैंड का. ना फिर कंसल्टेशन ऑफ होल्डिंग्स. अब देखो कई लोग ऐसे थे कि आप जस्ट टेक एन एग्जांपल, आई एम एन पेजेंट. तो मेरे पास थोड़ी ज़मीन यहाँ पे है, थोड़ी मेरे पास करीब 10 किलोमीटर दूर है. एक ज़मीन मेरी 50 किलोमीटर दूर है, वो भी छोटा छोटा पैच है. तो यार मेरे को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी यार, यहाँ पे भी मेंटेन करनी है अपनी ज़मीन, और वो 10 किलोमीटर में भी करनी है जो 10 किलोमीटर बाद है, और वो 50 किलोमीटर बाद भी वो ज़मीन को मेंटेन करना है. मेरे लिए तो बहुत कॉस्टली हो जाएगा. उस ज़माने में तो देखो उस ज़माने में तो कोई गाड़ी नहीं होती थी, कोई कुछ नहीं होता, ट्रांसपोर्टेशन होता था पैदल या बुलेट कार्ट्स वगैरह में चले जाओ, मतलब बैलगाड़ी वगैरह में चले जाओ, तब जाके आप पहुँचोगे. और जस्ट फॉर अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड आपको इतना दूर ट्रैवल करना पड़ेगा. गवर्नमेंट ने क्या किया, आप ऐसा करो, अपनी जो दूर वाली ज़मीन है वो हमें दे दो, हम आपको उसके बदले में आपके घर के साथ ही एक ज़मीन का टुकड़ा दे देंगे, तो आप वहीं पे आप इजीली उसे मैनेज कर पाओगे. जिससे उन्होंने कंसोलिडेशन ऑफ लैंड, रेगुलेशन ऑफ द रेंट. अब देखो पहले ना ज़मींदार क्या करते थे, 80-50% मतलब बहुत बहुत ज़्यादा टैक्स होता था. कि भाई देखो ऐसा है, अगर 100 रुपये के गेहूँ हो रहा है, 100 रुपये के अगर गेहूँ हो रहा है, तो देखो 70 तो तुम्हें टैक्स देना है, 30 तुम्हारे लिए, 30 पेजेंट के लिए. अब भाई 30 रुपये का भी वो बेचारा क्या ही कर लेगा, बहुत ही कम होगा वो उसके लिए. दिस वॉज, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि कितना डिस्प्रपोर्शनेट शेयर ऑफ टैक्स होता था, रेंट होता था उस टाइम पे. तो गवर्नमेंट ने क्या किया,
1/3 सिर्फ आप, अगर कोई मान लो आपके पास ज़मीन है और आप किसी गरीब को दे रहे हो, आप किसी और पेजेंट को आप दे रहे हो, इन अ वेरी नॉर्मल लैंग्वेज, आप किसी को बोल रहे हो कि ऐसा कर भाई, तू उगा ले, तू सारा वो रख दियो, आई मीन जो भी प्रोडक्शन होगा, बट ये कि मुझे तो उसका रेंट दे दियो। अब वो जो रेंट है वो सिर्फ 1/3 होनी चाहिए। जितना, मान लो जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, आपका 100 रुपये का इस साल का गेहूँ हुआ, ठीक है, 100 रुपये का गेहूँ हुआ, आपको 1/3 आपको जो रेंट होगा वो अपने लैंड ओनर को देना पड़ेगा। व्हाट इज़ 1/3? दैट इज़ 33 रुपीज़। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, 100 रुपये का आपका इस साल वो आपने पूरी ज़मीन थी आपके पास उसी लैंड होल्डर की, आपने अच्छे से मेहनत की और उसमें 100 रुपये का आपके पास गेहूँ हुआ, और 100 रुपये में से आपको 33 रुपीज़, आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 33 रुपीज़ आपको उसको देना पड़ेगा अपने लैंड ओनर को, उससे ज़्यादा नहीं। ये गवर्नमेंट ने एक काइंड ऑफ एक रेड लाइन बना दी थी कि देखो 1/3 से ज़्यादा कोई पैसे नहीं ले सकता है, कोई भी ज़मींदार कोई भी लैंड ओनर चार्ज नहीं कर सकता है एज अ रेंट, ठीक है। नाउ वी हैव द कोऑपरेटिव फार्मिंग। आपको पता है, देखो आपने एक चीज़ देखी होगी, जब आप मार्केट में चीज़ें लेने जाते हो और एक दो थोड़ी चीज़ें लेते हो, मान लो जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, आप चॉकलेट ले रहे हो, तो आपको MRP 10 पे ही मिलेगा चॉकलेट। अगर आप वही चॉकलेट 10 डब्बे लोगे, 10 डब्बे जिसके अंदर करीब 100 चॉकलेट, मतलब क्वांटिटी होगी चॉकलेट की 100, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, एक डब्बे के अंदर 100 चॉकलेट हो गए, और वैसे वैसे आप करीब 5-6 डब्बे ले रहे हो, 10 डब्बे ले रहे हो, तो आपको होलसेल रेट होगा। आपने सुना होगा होलसेल रेट के बारे में, तो मतलब अगर आप कोई चीज़ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदते हो तो आपको बहुत सस्ती पड़ती है। सेम इज़ द थिंग है। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग में क्या होता था यार, अगर एक फार्मर है जो एक एक करके जा रहा है, कुछ कोई भी चीज़, मान लो जस्ट एक एग्जाम्पल, पेस्टिसाइड या कोई इंसेक्टिसाइड खरीदने जा रहा है वो, तो उसे तो काफ़ी ज़्यादा रेट पे MRP पे चार्ज करेगा ना यार शॉपकीपर्स। अगर आप वहीं पे काफ़ी सारे फार्मर्स साथ में आएंगे, कि अपना एक कोऑपरेटिव बनाएंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी टाइप बनाएंगे, बोलेंगे कि भाई देखो ऐसा है, तुझे भी खरीदनी है, मान लो जस्ट एक एग्जाम्पल, फार्मर्स बात कर रहे हैं कि तुझे भी कुछ तुझे भी दवाई खरीदनी है अपने बगीचों के लिए, वटेवर, और मुझे भी खरीदनी है। तो ऐसा करते हैं ना हम लोग, साथ में जितनी भी हमारी क्वांटिटी है, हम साथ में दुकानदार के पास डालते हैं, साथ में ऑफर देते हैं। पूरे पूरे गांव ऐसा किया करते थे उस ज़माने में। तो दिस वाज सम प्रैक्टिस दैट वाज प्रैक्टिस एट दैट टाइम, ठीक है। कोऑपरेटिव फार्मिंग में सारे साथ में जाएंगे तो उनको लोअर प्राइस मिलेगा, तो वो जो अगर सेल करेंगे तो मतलब अगर वो देखो अब एंड में जब वो अपनी प्रोडक्शन बेचेंगे तो उनको तो प्रॉफिट ही होगा ना यार, क्योंकि देखो काफ़ी ज़्यादा पैसा तो उन्होंने अपनी उसी में बचा दिया, दवाइयाँ खरीदने में ही बचा दिया था। सी पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लैंड रिफॉर्म। अब यार लैंड रिफॉर्म से वो हर जगह तो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो गए। कई सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आज भी है जो कागज़ों में तो है, बट इम्प्लीमेंट आज तक हुई नहीं है, और आज तक लोगों को उनका बेनिफिट के बारे में पता नहीं लगा है। सो अब देखेंगे, बात करेंगे हम सबसे ज़्यादा अच्छे से कहाँ इंप्लीमेंट हुई थी, वेस्ट बंगाल और केरला। दीज आर द फैक्ट्स आप मेंशन कर सकते हो अपने एग्जाम में। वेस्ट बंगाल और केरला में सबसे अच्छे से इंप्लीमेंट हुई थी जो आपके न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, आई एम सॉरी, जो सारी लैंड रिफॉर्म्स आए थे, ये सारे सबसे ज़्यादा अच्छे से वेस्ट बंगाल और केरला में हुए थे इम्प्लीमेंट। और बाकी जो जितनी भी सारी जगहें थी वहाँ पे उतने अच्छे से ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। और देखो अब क्या हुआ, जो हमारे ज़मींदार थे, अब ये है काइंड ऑफ लूप होल्स का मतलब काइंड ऑफ लिमिटेशंस, कि ये कुछ ज़मींदार वगैरह चालाकियों से इन्होंने इन जो पॉलिसीज से कैसे इवेड कर गए ये लोग जो बड़े लैंड ओनर्स थे। द मोस्ट मैनेज टू इवेक्ट द टेनेंट्स। देखो इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा था कि जो सारे काम कर रहे हैं ना ज़मींदार के अंदर, जितने भी सारे टेनेंट्स और जितने भी सारे पेजेंट्स काम कर रहे हैं, तो उनको हम ज़मीनें दे देंगे। अब इन्होंने क्या किया, टेनेंट्स ही निकाल दिया। बोले हमारे यहाँ पे कोई काम नहीं करता था, देखो मैं खुद ही चलाता था अपनी ज़मीन। अगर टेनेंट्स ही नहीं रहेंगे तो ज़मीन किसको दोगे? दैट्स द थिंग। ज़मींदारी तो भाग गई, ज़मींदार वगैरह तो बच गए इस चीज़ से। ज़मींदार ने बोला ये तो मेरी ज़मीन है, मैं खुद ही रखूँगा, मेरे नीचे कोई काम नहीं करता था इससे पहले। तो देखो ज़मींदार तो अब ज़मीन तो ज़मींदार के पास ही गई, गरीबों के बीच में ज़मीन गई नहीं, तो पुअर लोग पुअर ही रह गए, ज़मींदार के पास अपने पैसे रह गए। तो दिस वाज वन लूप होल। अनदर वाज जो लैंड होल्डर्स थे, जो बिग लैंड होल्डर्स, जिसके लिए गवर्नमेंट ने ये सीलिंग लगाई थी, प्राइस काइंड ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग लगाई थी कि भाई इससे 10 बीघा से ज़्यादा कोई नहीं रख सकता ज़मीन। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने कर दिया, सबसे पहले तो केस कर दिया। बड़े चालू लोग थे ये, पहले तो कोर्ट में चले गए, बोला ऐसे नहीं होता है, हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है। इससे उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था वो केस जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, उनको इस चीज़ से टाइम मिल गया काफ़ी ज़्यादा। इन्होंने क्या कर दी, जितनी सारी इनके पास ज़मीनें थी वो इन्होंने कर दी अपने रिश्तेदारों के नाम। सी इस पॉइंट में यही बात है, इन्होंने सारी अपने रिश्तेदारों को इन द नेम ऑफ द क्लोज रिलेटिव्स अपने रिश्तेदारों के नाम कर दी। तो देखो अब ज़्यादा ज़मीनें तो किसी के पास रही नहीं, तो सारी सब लोगों के बीच में बांट ली। एट द एंड ज़मीन सिर्फ रिच लोगों के पास ही रही, लोगों के पुअर के पास नहीं बटी। तो अब है हमारे पास टेक्निकल रिफॉर्म्स। अब है टेक्निकल रिफॉर्म्स में क्या क्या होगा। देखो हमने क्या पढ़ा एग्रीकल्चर के अंदर, से लैंड रिफॉर्म्स पढ़े, जो इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या लैकिंग्स रही। थर्ड हम करेंगे टेक्निकल रिफॉर्म्स, जो HVV टेक्नोलॉजी और ग्रीन रेवोल्यूशन। अभी पूरा ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर है।
The problem of the low production was tackled by the way of the technical रिफॉर्म these रिफॉर्म्स रिवॉल्व अच्छी अब जो टेक्निकल रिफॉर्म्स थे ये मेनली होता है एच वाई वी सीड से रिलेटेड. व्हाट आर एच वाई वी सीड्स? हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ क्रॉप्स. हाई यील्डिंग वैरायटी क्या थे? जो सारे क्रॉप्स थे जिनसे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगा. समझ रहे हो आपकी, मतलब आप अगर एक आप कुछ बीज लगाते हो, उससे अगर आपको 100 टोमेटो, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, आपने टोमेटोज उगाया है तो आपको एक प्लांट से करीब 100 मिल रहा है. जस्ट टेक एन हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, आई डोंट रियली नो आपको कितना मिलता है उससे, बट जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, एक टोमेटो के पेड़ से अगर आपको 100 मिल रहा है नॉर्मल सीड से, ट्रेडिशनल जो सीड होता है आपके पास, बट आप एच वाई वी सीड यूज़ कर रहे हो तो आपको वो 10 नहीं मिल रहा है, आपको 125 टोमेटोज मिल रहा है, मतलब 25 टोमेटोज ज़्यादा मिल रहा है. तो ये थे एच वाई वी सीड जिनसे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता था. आप लगाते थे तो बहुत ज़्यादा आपको फ्रूट मिलता था, और फ्रूट और यू कैन से ग्रेन और वट. ठीक है. इसकी फुल फॉर्म में याद रखना, एच आई वी मत करके आना. ये दिस इज एच वाई वी, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स. बट इसके साथ ना एक चीज़ होती थी, जब भी आप एच वाई वी सीड्स लगाते थे इसके साथ आपको केमिकल फर्टिलाइजर बहुत डालना पड़ता था. इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इनको बहुत यूज़ करना पड़ता था. वाटर बहुत यूज़ करना पड़ता था. बहुत ज़्यादा वो थी, मतलब ऑफकोर्स इन सीड्स की ना रिक्वायरमेंट्स बहुत थी, स्टैंडर्ड्स बहुत है, इन सिंपल वर्ड्स. तो अब हम बात करेंगे राइज इन द लेवल ऑफ द एग्रीकल्चर आउटपुट. एच वाई वी सीड यूज़ करने के, मैंने बोला नहीं 100 की जगह अगर आपके 125 से हो रहा है तो इसका क्या मतलब है कि एग्रीकल्चर आउटपुट बहुत ज़्यादा बढ़ गया. ठीक है. द टर्म ग्रीन रेफर्स टू द क्रॉप्स एंड द रेवोल्यूशन रेफर्स टू द स्प्रोट. अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, सो एक्सक्यूज मी फॉर दैट. ग्रीन मीन्स क्रॉप्स. जो ग्रीन रेवोल्यूशन का पूरा वर्ड है, ग्रीन का मतलब होता है क्रॉप्स, मतलब जो सब कुछ उग रहा है. और जो रेवोल्यूशन है उसका मतलब होता है स्पर्ट, और यू कैन से द राइज, अ ह्यूज राइज. Together, these terms imply a spurt in the crop production. मतलब काफ़ी ज़्यादा राइज हो रहा है क्रॉप प्रोडक्शन में. ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब ही ये था. अगर आपको डायरेक्टली कोई ग्रीन रेवोल्यूशन का मीनिंग बताया ना, आपको मैं बाद में बताता हूँ डेफिनेशन आपने कैसे कैसे लिखनी है. इट स्टार्टेड हैपनिंग इन इंडिया इन द 1967 to 68. ये ईयर भी याद रखना. और इससे क्या हुआ, 25% राइज हो, 25% आपका जो ग्रोथ, मतलब वही बात है, 25% प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया. पहले अगर 100 होता तो आपका 125 होने लगा. क्यों? 25% बढ़ गया. Okay. Now we have the production even 25%. India became the self-sufficient in the production of the food grains and successfully broke the vicious cycle of agriculture stagnation. Let me tell you one thing. पहले ना इंडिया इंपोर्ट करता था ग्रेन. इंडिया के पास ना खुद के पास इतना सफिशिएंट ग्रेन होता नहीं था. इंडिया क्या करता था, यूएसए से, अमेरिका से गेहूँ मंगाता था. बोला भाई वीट दे दे, हम तुझे पेमेंट कर देंगे. बट क्या हुआ, इंडिया ने जब जैसे एच वाई वी सीड्स इंडिया के पास आए तो इंडिया खुद सेल्फ सफिशिएंट हो गया, अपनी पॉपुलेशन के लिए खुद ही उगाने लग गया. मतलब इंडिया में जितना गेहूं बनता था वो इंडिया के लोगों के लिए सफिशिएंट था. ठीक है. अब एक ये क्वेश्चन है, हु नोज ये आ जाए, हमारे जो फादर कौन थे ग्रीन रेवोल्यूशन के? इट वाज एम स्वामीनाथन. ठीक है. तो और अमेरिका में कौन थे ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर? इट वाज द नॉर्मन ई बर्लोंग. I don't know the pronunciation. It's the Burlong, Norman E. Burlong. He's the father of Green Revolution in USA. Father of Green Revolution in India is M. Swaminathan. See, ये कंफ्यूज नहीं होना. ये इंडिया के फादर थे, ये है अमेरिका के फादर थे, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. ठीक है. नाउ इज द एलिमेंट्स ऑफ द एच वाई वी टेक्नोलॉजी. अगर आप एच वाई वी सीड्स यूज़ कर रहे हो तो भाई कुछ और भी तो चीज़ें करनी होगी. एच वाई वी सीड ऐसे थोड़ा डाल दिए और नॉर्मल आप डे टू डे जितना पानी अपने पुराने क्रॉप्स में डालते थे उतना ही डालना पड़ेगा. अब इसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स थी. फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स क्या है, जब आप टेक्नोलॉजी ला रहे हो तो एच वाई वी टेक्नोलॉजी में आता क्या क्या, ग्रीन रेवोल्यूशन में हुआ क्या क्या. फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ ऑफ एच वाई वी सीड्स. पहली बात है आप एच वाई वी सीड्स यूज़ करोगे, सीधी सी बात. और ये एच वाई वी सीड्स इंडिया में आए कब थे? 1965 में आए थे. ठीक है. इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है. ये आए किस किस चीज़ों के लिए थे वो भी यहाँ लिखा है, वीट, बाजरा, ये राइस, कॉटन, ये आप लिख सकते हो. सी इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए, करना पड़ेगा आपको इसको. सी व्हाट आई एम सेइंग इज, आपने मेनली अगर हेडिंग्स इसकी याद करोगे ना और रेस्ट आप खुद कर लोगे, दैट विल बी मोर देन इनफ. यूज़ ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स. यार एच वाई वी सीड्स के साथ ना, मैंने आपको पहले बताया था, इनके साथ ना केमिकल फर्टिलाइजर्स को बहुत यूज़ करना पड़ता था. इसलिए मैंने सिंपल फॉर्म में यही लिखा है, एक काइंड ऑफ ये बना दिया है कि एच वाई वी सीड्स के साथ केमिकल फर्टिलाइजर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता था. अब यहाँ पे ना एक स्टैटिस्टिकल डाटा है हमारे पास कि अबाउट 290 टन्स ऑफ, वेट अ सेकेंड, व्हाट्स दिस एंटायर फैक्ट, केमिकल, मतलब एक फैक्ट दिया है कि कितने टन्स केमिकल फर्टिलाइजर इंडिया में यूज़ हुआ था इन 2019 2020. ज़रूरी नहीं है, अगर याद करना तो आप कर सकते हैं, वैसे इतना वो नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है ये. सो नाउ वी हैव दिस. अब देखो आपने यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ कर दिए, यहाँ पे पेस्टिसाइड्स यूज़ कर दिया. पेस्टिसाइड्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ करने पड़ेंगे. 14 सेंट्रल प्लान सेटअप दिस रिजॉर्ट.
दिस इज सो बेसिक, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं, आप यही एलिमेंट्स में ये मेन चीज़ें ही आएंगी। एक्सपेंशन ऑफ द इरीगेशन फैसिलिटीज़, HYV सीड्स को पानी भी बहुत लगता था। HYV सीड्स नीड टू बी डीपली वाटर्ड, HYV नीड वाटर्ड बहुत ज़्यादा होने चाहिए थे। 1951 ओनली द 17% ऑफ लैंड वॉज अंडर द परमानेंट इरीगेशन। सी पहले क्या होता था ना, पहले हमारी इंडिया की जितनी पॉपुलेशन होती थी वो डिपेंड करती थी बारिश पे। वो सोचते थे कि हाँ भाई बारिश आ गया तो हमारी फसलों पे पानी डल गया, बाकी उनको ध्यान नहीं होता, बाकी वो तो भगवान भरोसे होते थे कि भाई चलो फसल अच्छी होगी क्योंकि इस बार बारिश अच्छी हुई, अगर बारिश नहीं होगी तो नहीं होगा। तो मतलब पहले ना 17% ही, जैसे आपने देखा होगा प्लेन्स में ट्यूबवेल से पानी देते हैं, आई थिंक मैंने भी पिक्चर्स में देखा, तो ट्यूबवेल से ही पानी देते थे कि वो ट्यूबवेल से पहले शायद ग्राउंड वाटर ऊपर लाते थे, फिर बाकी अपनी फील्ड्स में शायद उसे डाइवर्ट करते थे। तो पहले ओनली 17%, जितने भी 17% पॉपुलेशन 70% एरिया था पूरे टोटल इंडिया का, वहाँ पे ये ऐसे परमानेंट इरिगेशन होता था, जो मतलब कि ट्यूबवेल के थ्रू पानी देते थे। बट आज के टाइम पे इट इज़ 45%, मतलब आज के टाइम पे ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 50% ज़मीन पे भी हम लोग 50% ज़मीन में हम आर्टिफिशियली, मतलब ट्यूबवेल्स के थ्रू, ग्राउंड वाटर के थ्रू हम इन चीज़ों से पानी देते हैं। मतलब 45% एरिया इंडिया का आज रेनफॉल पे इंडिपेंडेंट नहीं है, ये पानी तब भी दे सकते हैं अगर बारिश ना हो कभी। ओके, नाउ वी हैव दिस 2 डायमेंशन फेज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के भी तो फेज है, ऐसा थोड़ी कि आगे और हर जगह फैल गया। जो मैंने अभी पीछे लिमिटेशन की बात की थी वो हम थोड़ी यहाँ पे पढ़ेंगे, काइंड ऑफ हाफ फॉर्म ऑफ लिमिटेशंस है यहाँ पे। फेज़ 1 मिड 60s टू मिड 70s, जो ये 1965 को से लेकर 1975 जो मैं एस्टिमेटेड जो ईयर इन्होंने दी है, उसमें क्या हुआ था, सबसे पहले तो ये हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन था, ये कुछ एरियाज़ में ही ज़्यादा स्प्रेड हुआ था, ये हर जगह नहीं हुआ था। जैसे हम कह सकते हैं जो ये वीट और राइस ग्रोइंग रीजन्स थे, मतलब जहाँ पे गेहूँ और चावल उगते थे, ये सिर्फ वहीं तक था। जैसे कि एग्जांपल दिए यहाँ पे हमारा पंजाब है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है। पंजाब में देखो गेहूँ बहुत उगता है, सबको पता है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ये है नीचे थोड़े साउथ के नेशंस, तो यहाँ पे साउथ के स्टेट्स, तो यहाँ पे राइस बहुत उगता है। तो मतलब ये जो वही बात है जो मैं यहाँ पे की हुई थी, वीट और राइस ग्रोइंग रीजन्स, उनके एग्जाम्पल दिए हुए। रीज़न क्या था, यहाँ पे जो वाटर था, वाटर और फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स, ये सब की फैसिलिटीज़ यहाँ पे ज़्यादा जल्दी पहुँच चुकी थी। और ये स्पेसिफिकली ये रीज़न क्या था यहाँ, और हाँ, जो ग्रीन रेवोल्यूशन था, ये स्टार्टिंग में इसका बेनिफिट सिर्फ रिच फार्मर्स ही ले पाए। रिच फार्मर्स क्यों ले पाए भाई? उनके पास देखो आर्टिफिशियली, अब अगर आपके पास पैसा है तो आप ट्यूबवेल भी बना सकते हो, आप फर्टिलाइज़र भी खरीद सकते हो, आप पेस्टिसाइड भी खरीद सकते हो। अगर इफ़ यू आर अ पुअर पेशेंट, भाई आपके पास तो बीज खरीदने के भी मुश्किल से पैसे है, तो ये सब कुछ पेस्टिसाइड्स वगैरह तो बहुत मुश्किल बात है। मतलब गवर्नमेंट ने उस टाइम सब्सिडीज़ वगैरह नहीं दी थी, बिकॉज इट वॉज द इनिशियल स्टेज। नाउ वी कम टू द फेज़ 2, दैट इज़ द मिड 70s टू मिड 80s। अब ये ऐसे थे कि यहाँ पे मोस्ट एरियाज सारे वेट अ सेकंड, ड्यूरिंग दिस फेज ग्रीन रेवोल्यूशन बिकम द वाइड जोन कवरिंग द एरियाज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ क्रॉप्स। अब यार देखो इस स्टेज में क्या था, जो सारा एरिया था, जो बाकी बचा हुआ एरिया था, यहाँ पे तो स्पेसिफिक एरियाज थे ना। अब यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द एरियाज था कंट्री का, वो आ रहा था ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर। यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिक एरियाज थे जो कि रिच लोगों के क्लोज में थे, तो इसलिए इनको ज़्यादा बेनिफिट्स मिले थे। ये वो थे जो अब सारे एरियाज में होने लग गया था ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट। और ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन था, ये इसने ना क्रॉप्स भी ज़्यादा बढ़ने लग गए थे। पहले तो सिर्फ ये था ना वीट और राइस। अब यहाँ पे बाकी चीज़ें भी आने लगी। बाकी चीज़ें इन द सेंस अदर क्रॉप्स लाइक वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसे यहाँ पे वीट और राइस था, यहाँ पे पोटैटोज, टमेटोज एंड अनियंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैराइटीज़ भी आने लगी थी। इवन पोटैटोज वगैरह की भी काफ़ी ज़्यादा वैराइटीज़ आने लगी थी। रिसर्च सेंटर्स काफ़ी खुलने लग गए थे इंडिया में। ड्यूरिंग द सेकंड फेज द गवर्नमेंट, देखो गवर्नमेंट को पता लग गया था, देखो यहाँ पे सिर्फ रिच फार्मर्स को बेनिफिट मिल रहा है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, तो गवर्नमेंट को ने देखा कि स्मॉल फार्मर्स की तो हालत ख़राब है, उनको तो कुछ मिल नहीं रहा है, वो तो अभी भी अपने पुराने मेथड से ही फार्मिंग कर रहे हैं। तो उन्होंने गवर्नमेंट ने लोन्स प्रोवाइड करने स्टार्ट कर दिए, और लोन्स भी लो इंटरेस्ट में, बहुत कम इंटरेस्ट में। बोला भाई देखो ऐसा है, तुमने बीज ही खरीदने, पेस्टिसाइड्स ही खरीदने, ऐसा करो तुम्हें हम 1-2% लोन में, 1-2% इंटरेस्ट में लोन दे देते हैं। तो दैट्स अ होल डिफरेंट डिबेट कि यार गरीब लोगों तक ये चीज़ें भी पहुंची थी कि नहीं, दैट इज़ अ होल डिफरेंट डिबेट, उसके बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। गवर्नमेंट ने सब्सिडीज़ भी देनी स्टार्ट कर दी थी, सब्सिडीज़ स्टार्ट कर दी थी इन चीज़ों पे देनी, जैसे कि पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर सब्सिडीज़? अब यार सब्सिडीज़ ऐसे होती है ना, अगर मार्केट में कोई पेन 10 रुपीज़ का मिल रहा है, फॉर आई मीन जैसे रिच एरियाज़ होते हैं वहाँ पे पेन 50-50 रुपीज़ के भी मिलते हैं।
तो क्या होगा, जो गरीब लोग होंगे तो वो 50 रुपये का पेन थोड़ी अफोर्ड कर पाएंगे यार, स्कूल उनको भी जाना है, बट वो इतना महंगी चीज़ें नहीं अफोर्ड कर पाते। इवन 10 रुपीज़ का पेन भी कई लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट उन पेन के रेट सस्ते कर देती है। तो वही पेन गवर्नमेंट उनको 1-2 रुपये में, इवन 5 रुपीज़ में, मतलब इन रेट्स में प्रोवाइड करते हैं। क्या होता है, गवर्नमेंट उनको सस्ता कर देती है, ठीक है। दैट इज़ इट कि फर्स्ट फेज़ में क्या था, सिर्फ रिच, मेन चीज़ क्या है, फर्स्ट फेज़ में सिर्फ रिच लोगों तक ये रिफॉर्म्स के बेनिफिट पहुंचे थे। सेकंड में बाकियों के पास भी पहुंचने लग गए थे, जो कि थे हमारे जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी था वहाँ पे भी। अब यार गेन्स ऑफ दिस रेवोल्यूशन, क्या क्या चीज़ें, मतलब क्या क्या बेनिफिट्स थे और क्या क्या एडवांटेजेस मिले इस ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ, और क्या क्या ऑफ कोर्स क्या क्या गेन्स थे इसके। सबसे पहला गेन क्या था, स्पर्ट इन द क्रॉप प्रोडक्शन। जो क्रॉप प्रोडक्शन थी हमारी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जैसे यहाँ पे फैक्ट दिया हुआ है 1951 में इट वॉज 660 kgs होता था हमारा जो वीट होता था। दैट्स आई थिंक इट्स द एग्जाम्पल ऑफ वीट। येस, हमारा वीट 660 kg होता था इन 1951 में। बट और जो आज के टाइम पे अगर हम देखेंगे 3464 kgs आज के टाइम पे इंडिया वीट प्रोड्यूस करता है। इट इज़ ऑल्सो आई थिंक इट मस्ट बीन पर हेक्टर। यस पर हेक्टर मतलब एक हेक्टर में कितना गेहूँ हो रहा है, तो वो होता है, वो है आज के टाइम पे अप्रॉक्स 3000 kgs, 3500 kgs। और 1951 में इट वॉज 660 kgs। सब्सटैंशियल राइज इन द एकड़। अब यार देखो, ज़मीनों में भी काफ़ी ज़्यादा, देखो लोगों के पास पहले कमी ज़मीन पे करते थे, उनको पता था कि कुछ ही और, मतलब लोगों का गोल होता ही था कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग की, अपने पेट पालने लायक हो जाए, बस उतनी ज़मीन पे हम काम करेंगे, एंड दैट इज़ गुड। और यहाँ पे क्या हुआ, और एक और चीज़ हुई यहाँ पे, सब्सटेंशियल राइज इन एकरेज द एरिया अंडर कल्टिवेशन। ऑल्सो एक और चीज़ हुई यहाँ पे, जो पहले ना एक टाइम होता था, जस्ट टेक एन एग्जांपल, अगर वीट को उगने में 6 महीने लग रहे हैं, अगर वीट को उगने में फ्रॉम सोइंग इट टू द हार्वेस्टिंग टाइम पीरियड अगर उसका 6 मंथ था, तो वो HYV सीड्स के बाद वो सिर्फ 4 महीने हो चुका था। इट्स एन एग्जाम्पल कि मतलब वो टाइम पीरियड काफ़ी कम हो चुका था। कि देखो वही बात है ना, सोइंग और हार्वेस्टिंग के बीच का जो टाइम पीरियड था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया था। उससे क्या हुआ था कि लोगों के भी पास और टाइम बच गया था। वो सोचते थे कि देखो चलो हमारा वीट तो 4 महीने में निपट गया, अब बाकी तो बहुत टाइम बचा, अब कुछ और क्रॉप लगा देते उसी ज़मीन पे। और इसका एक और बेनिफिट था, देखो हम लोगों के पास अब केमिकल फर्टिलाइजर्स थे। अब कोई ज़मीन में आपने वीट लगाया, तो वैसे तो आप वीट लगाने जैसे कि आपकी हार्वेस्ट हो जाती थी, तो लोग उस ज़मीन को छोड़ देते थे, उसे हम फैलो लैंड कहते थे। तो उस ज़मीन को हम इसलिए छोड़ देते क्योंकि देखो वीट ने तो सारा न्यूट्रिएंट्स ले लिया, तो सॉइल तो अब किसी काम की नहीं है। तो हमारे जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है, आप फर्टिलाइजर डाल दो, एक जग किसी भी चीज़ का डाल दो, जो भी फर्टिलाइजर्स होते हैं, तो योर सॉइल इज जस्ट इट्स लाइक न्यू, इट्स गुड टू गो फॉर द अनदर क्रॉप। तो इस वजह से फर्टिलाइजर्स भी आ गए थे, तो हमारे पास टाइम भी जो कम हो गया था, तो हम और क्रॉप्स लगाने लग गए थे। शिफ्ट फ्रॉम द सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू द कमर्शियल फार्मिंग। सी ऐसा है, HYV सीड से प्रोडक्शन बहुत होने लग गया था। अब फार्मर्स के पास उतना तो हो ही रहा था कि वो अपनी फैमिली को सस्टेन कर पाए। तो उन्होंने क्या कहा कि देखो जो मार्केट सप्लाई, जो मतलब एक्स्ट्रा इनके पास उग रहा था, उन्होंने सोचा यार देखो मैं तो, मेरे किस काम का अब इतना एक्स्ट्रा, कि मेरी फैमिली भी अब मतलब मेरी फैमिली अच्छे से सर्वाइव करवा रही है, तो बाकी मैं ऐसे करता हूँ, बेच देता हूँ। इससे क्या हुआ, जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग थी, जो पहले सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी फैमिली के लिए हो रही थी, अब वो कमर्शियलाइज्ड हो चुकी थी। अब वो जो वीट था वो औरों के लिए वो बेच भी रहे थे, ठीक है। चेंज इन द फार्मिंग आउटलुक। कमर्शियल फार्मिंग, कमर्शलाइजेशन, यही पॉइंट यहाँ पे लिखा है। पहले क्या होता था, फार्मर्स को लगता था कि मतलब जो फार्मिंग की तरफ एक आउटलुक होता था कि यार फार्मिंग तो ऐसा है कि जो लोग गांव में होते हैं और वो खुद उगाते हैं और खुद खाते हैं, वो लोग फार्मर्स होंगे। बट इन एक्चुअली जो आज के टाइम पे क्या होता, बट इवेंचुअली क्या हुआ है, जो भी सीड्स है उसके बाद ना लोगों का आउटलुक चेंज होगा। वो ना एक फार्मिंग को एक एज ए बिजनेस देखने लगे ना, कि एज ए सब्सिस्टेंस फार्मिंग, और मैं एज ए सब्सिस्टेंस और फॉर जस्ट सर्वाइवल, वो देखने लगे कि हम अब फार्मिंग से बिजनेस कर सकते हैं, आई मीन जो उगा रहे हैं हम वो बेच भी सकते हैं। सेल्फ सब्सिस्टेंस इसको वेट सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड द बफर स्टॉक। अब क्या हो गया, देखो अब HYV सीड से बहुत ज़्यादा वो होने लग गया, प्रोडक्शन ज़्यादा होने लग गया। अब उससे आप क्या, गवर्नमेंट क्या करेगी, मतलब अब गवर्नमेंट एक चीज़ कर पाएगी कि वो जो एक्स्ट्रा हो रहा है ना, वो स्टोर कर पाएगी, अपने स्टोर्स के अंदर रख पाएगी। वो अपने उस जो स्टोर्स के अंदर रखेगी, अब वो जो वो स्टोर के अंदर रखे ना, कहीं उनको लगता है कि देखो देखो कहीं पे बाढ़ आ गई, जैसे कहीं पे फेमाइन होगी, आई मीन फेमाइन तो आज के टाइम में मुश्किल है होनी किसी स्पेसिफिक रीजन में। कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ गया, कोई भी इन्वायरमेंटल कॉज से कुछ भी हो गया, अर्थक्वेक आ गया, तो वहाँ पे अब आपको एड पहुँचानी है, अब आपको कुछ फूड पहुँचाना है, आप कैसे पहुँचाओगे,
बफर स्टॉक से, एक ऐसा बफर स्टॉक जहाँ पे गवर्नमेंट पेजेंट से या फार्मर से कुछ गेहूँ खरीदेगी, उस स्टोर में रखेगी, और उस स्टोर से वो तब निकालेगी अगर कहीं पे नेचुरल डिज़ास्टर है, कहीं पे अर्थक्वेक आ रहे, कहीं पे कुछ ऐसे नेचुरल हैज़र्ड्स आए हैं, तो वहाँ पे उन केसेस के लिए। अब गेन जो ये हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन था, इसके क्या क्या गेन्स रहे कि क्या क्या बेनिफिट्स रहे। सबसे पहले सबसे पहले तो हम करेंगे लिमिटेशंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन की। ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या लिमिटेशंस रहे थे कि क्या क्या कमियां थी ग्रीन रेवोल्यूशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिर्फ रिच लोगों के लिए ओनली फॉर द, ये मेनली था वीट और राइस के लिए, जूट कॉटन और टी के लिए नहीं था। अगर आप पीछे पूछेंगे कि कॉटन लिखा है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे कॉटन मैंशनड है, जैसे ज्वार, मेज एंड कॉटन। हम कह सकते कि इट कुड बी समथिंग कि लाइक ये इतना वाइड स्प्रेड नहीं होगा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन उतनी नहीं होगी। जस्ट यू वुड हैव नोटिस्ड कि पहले ना जो हमारी वो होता है ककम्बर्स, हमारे पास खीरे होता है, तो वो पहले ना सिर्फ वो आते थे काफ़ी ज़्यादा, उसकी सीड्स बहुत बड़े बड़े होते थे और वो काफ़ी ज़्यादा अजीब से होते थे खाने के लिए। तो आज के टाइम पर अगर हम देखेंगे, जो हमारे जो न्यू हाइब्रिड हम कहते हैं, हाइब्रिड खीरे आए हैं, हाइब्रिड ककम्बर्स एंड ऑल अदर थिंग्स, कैरेट्स भी हाइब्रिड में आ रहे हैं, तो वो काफ़ी अलग होते हैं और उनकी सीड्स भी काफ़ी छोटे हैं, दे आर क्वाइट गुड इन टेस्ट एंड समथिंग। तो हम वही चीज़ देख पा रहे हैं कि वो यार, वैसे तो एक्चुअली सीड्स 1965 में आ गए थे, बट यार 2000 और 2010 तक तो उसके हमारे कैरेट्स वगैरह की तो हालत वैसी थी। बट द थिंग इज, जो इम्प्लीमेंटेशन था, जब एक नॉर्मल फार्मर के पास वो कब तक पहुंचा था, दैट मैटर्स। अब वही चीज़ थी, कॉटन शायद लोग उस टाइम पहुंच नहीं पाया होगा, जो हाइब्रिड कॉटन था, जो हाइब्रिड और वी कैन से एचओवी सीड्स थे कॉटन के, वो नहीं पहुंच पाए होंगे, तो इसलिए हम इसे लिमिटेशंस में ऐड कर रहे हैं कॉटन को। तो ये सबसे पहले तो ये लिमिटेशन थी कि सिर्फ वीट और राइस के लिए थे, जूट और कॉटन और टी के वगैरह के लिए ये था ही नहीं। तो एक जो मेजर पॉपुलेशन थी उसको उस तक इसके बारे में बेनिफिट पहुंचे ही नहीं। एंड अनइवन स्प्रेड, ये सिर्फ पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र में ही बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुए थे। आई मीन ये सिर्फ इन्हीं एरियाज़ में मेजर ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, जो कि यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश है, यहाँ पे नहीं इतना स्प्रेड हो पाया या इतने अच्छे से इसका इन्फ्लुएंस आ पाया ग्रीन रेवोल्यूशन का, जिससे सबको बेनिफिट्स मिले। लिमिटिंग द फार्मिंग पॉपुलेशन, जो हमारी फार्मिंग पॉपुलेशन थी वो स्मॉल एंड मार्जिनलाइज्ड। जो हमारी स्मॉल और मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स थे, वो लोग इसका बेनिफिट नहीं ले पाए, और जो रिच थे वो उसका बेनिफिट्स ले पा रहे थे। नाउ द थर्ड इज द इकोनॉमिक डिवाइड। जो हमने इकोनॉमिक डिवाइड, हमने सब्सिडीज़ भी दी, गवर्नमेंट ने सब्सिडीज़ भी दी, ताकि जो हमारा सबसे गरीब फार्मर भी होगा, उस तक भी ग्रीन रेवोल्यूशन की जो भी जितने भी सारे बेनिफिट्स हैं उस तक भी पहुँचे। बट फिर भी नहीं पहुँच पाए, कुछ रीजंस हुए, और इसका कुछ या तो फिर इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम होगी। तो यही था कि सब्सिडी थी, फिर भी कुछ नहीं हुआ, दैट वाज अनदर लिमिटेशन। ठीक है, नाउ वी हैव दिस एग्रीकल्चरल सब्सिडी वर्च्यू और वाइज। ये डिसीजन ठीक था, आई मीन सब्सिडीज देने का डिसीजन ठीक था कि गलत था? एग्रीकल्चर सब्सिडी एज अ वाइस, सी इसमें क्या क्या मतलब क्यों अच्छी नहीं थी है, सबसे पहले तो हम यही पढ़ेंगे। ह्यूज बर्डन ऑन द गवर्नमेंट फाइनेंस। यार आप सब्सिडी दे रहे हो, मतलब सस्ती कोई आइटम सस्ती दे रहे हो, तो उसका जो भी सारा रेट होगा तो गवर्नमेंट ही अपने कंधे पर उठा रही है ना। सब्सिडी का मतलब यही होता है कि पहले तो गवर्नमेंट पूरे रेट से इंडस्ट्री से ना कोई सामान पूरे रेट से खरीदेगी, फिर उसको सस्ते में बेचने लगेगी, फ्री में देने लगेगी काइंड ऑफ, अगर हम ये भी कहें तो। ठीक है, नाउ वी हैव द मिसप्रपोर्शन बेनिफिट्स। ये बेनिफिट्स ना इंडस्ट्रीज ये ना इंडस्ट्रीज़ को भी मिले, बट बात वो घूम फिर के वहीं आ जाती है, जो हमारे पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में प्रोपोर्शनेट बेनिफिट्स, जो हमारी पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी थी वहाँ पे तो ये बेनिफिट्स पहुँचे ही नहीं। ओके, नाउ वी हैव द वेस्टफुल कंजम्पशन। वेस्टफुल कंजम्पशन क्या हो गया, जो सब्सिडीज डू नॉट अलाउ द मार्केट प्राइस टू डिक्टेट। अब यार वही बात है ना, जो काफ़ी रिच हो, मतलब अगर कोई चीज़ उसकी मार्केट वैल्यू से कम रेट में मिल रही है, तो उसका क्या होगा, उसकी वेस्टेज ही होगी। इट्स समथिंग लाइक, जब तक हमारे पास, जस्ट टेक एन एग्जांपल, आज के टाइम पे वाटर क्राइसिस बहुत होता है, पानी नहीं आता कई बार। आपने सुना होगा कि कई पुअर एरियाज में पानी नहीं आ रहा है, समथिंग लाइक दैट। अब यार मुझे एक चीज़ बताओ, जब पानी था तब हम लोग कितने उससे वेस्ट करते थे उसको, कितने, मतलब जस्ट नलके वगैरह खुले पड़े हैं एंड सब कुछ ओपन चला हुआ है। बट आज जब हमें पानी की इंपॉर्टेंस पता लगी, तो तब हमने भी इसे कंजर्व करना स्टार्ट किया। अब वहाँ यहाँ पे भी वही हुआ, अगर आप फ्री में कुछ दे रहे हो, मतलब जो फ्री की चीज़ आप उसे बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हो, और उससे क्या होता है, वेस्टेज ऑफ द इनपुट। सब्सिडीज डू नॉट अलाउ द मार्केट प्राइस टू डिक्टेट इन द सप्लाई लो प्राइस, वेस्टेज ऑफ कंजम्पशन। वही बात, सस्ते में कोई चीज़ मिल रही है तो आप उसको वेस्ट ही करोगे ऑफकोर्स।
एग्रीकल्चर सब्सिडी ऑफ वर्च्यू। अब इसका बेनिफिट क्या था, मतलब कई जो लोग थे, जो हमारे रिच लोग थे, जिनको स्पेशली सब्सिडीज़ के बेनिफिट मिल रहे थे, उन्होंने एक चीज़ बतानी स्टार्ट की कि देखो यार, क्यों आपको सब्सिडीज़ देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देखो, एग्रीकल्चर तो बहुत रिस्की चीज़ है, यहाँ पे तो यार इस साल प्रोडक्शन हो ना हो, किसी को नहीं पता, अगले साल हो ना हो, कुछ आइडिया नहीं है, तो ये तो बहुत रिस्की बिजनेस है, तो यहाँ पे तो बहुत ज़रूरी है, आपको तो देनी चाहिए सब्सिडीज़। इन्होंने क्या कहा कि पुअर लोग, अरे अरे वापस ये अमीर लोग सोचने लगे पुअर लोगों के बारे में। इन्होंने कहा कि जो पुअर लोग हैं उनके पास तो इनपुट्स पहुँचे ही नहीं है, पुअर लोगों के लिए तो रख लो इनपुट्स, इसलिए आपको तो देनी चाहिए ताकि पूरा सेक्शन ऑफ सोसाइटी को भी इसके बेनिफिट्स मिले, ठीक है। इफ़ नॉट, हाँ, ये धमकाने लगे भाई, अगर तो देखो आपने सब्सिडीज़ हटा दी, इससे एक चीज़ होगी, जो पुअर और रिच के बीच का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। नाउ वी हैव दिस लोअर द सब्सिडीज़। और कई सारे लोग बोलने लगे कि हम लोअर सब्सिडीज़ करेंगे, न अरे लो, ब्रीफली वी कैन से दैट लेट लोअर। सी, अब एंड में कंक्लूजन ये आया कि इट इज़ नॉट कि हमें सब्सिडीज़ ख़त्म करनी चाहिए, दिस इज़ द कंक्लूजन ऑफ द एंटायर थिंग। सब्सिडीज़ बुरी चीज़ नहीं है, सब्सिडीज़ ठीक है, सब्सिडीज़ होनी चाहिए, बट द थिंग इज़ बेनिफिट सबको मिले, बेनिफिट पुअर को भी मिले, रिच को भी मिले, मेनली तो वैसे पुअर को ही मिलना चाहिए, जितनी जो भी सारी सब्सिडीज़ है उनका बेनिफिट, ठीक है ना। दिस इज़ द इंडस्ट्री का भी ये बेसिक्स है, मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा लेता हूँ। दिस इज इम्पोर्टेंट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। जीडीपी की ग्रोथ के लिए वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसी की होती है, दैट इज़ द इंडस्ट्रियल सेक्टर की। सो हमारे पास क्या है इसमें, इन द कॉलोनियल पीरियड में हमारी पूरी इंडस्ट्रीज बर्बाद हो चुकी थी, फिर हमने 5 ईयर प्लान्स लाए, 5 ईयर प्लान के बाद से हमारी कुछ इंडस्ट्री में ग्रोथ आई। नाउ हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में मैसिव, वेट अ सेकेंड, वी नीड अ स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर बेस एंड रिक्वायर्स अ मैसिव इन्वेस्टमेंट। अब देखो हमारी कंट्री में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, हमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। देखो इंडिपेंडेंस के बाद ना हमारे देश के बाद ना सड़क थी, मतलब सड़क आप बोलेंगे ब्रिटिशर्स ने कुछ ना कुछ तो छोड़ के गए थे, रेलवेज वगैरह, चलो रेलवेज भी छोड़ी, रोड भी छोड़े, बट यार इतनी बड़ी सब कॉन्टिनेंट, सी इंडिया इज़ मोर ऑफ अ सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। इंडिया एक छोटी सी कंट्री नहीं है जहाँ पे रोड बनाने हैं, कि बहुत बड़ी कंट्री, यहाँ पे हर जगह रोड पहुँचना चाहिए, हर जगह ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ पहुँचनी चाहिए, तो कैसे पहुँचेगी, दैट इज़ द थिंग रिटन है कि अब हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थी, 5 ईयर प्लान थे, हमें ये चीज़ें भी बनानी, मतलब हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना था, हमें इन्वेस्टमेंट्स भी चाहिए थी, ठीक है ना। नेसेसिटेटिंग द डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट ऑफ द पब्लिक सेक्टर इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब देखो इनिशियली क्या हुआ था, जैसे हमारी जो कंट्री थी वो उसे इंडिपेंडेंस मिली थी, तो क्या था कि हम लोग नहीं कर सकते थे कि हम डायरेक्ट ना मार्केट फोर्सेस के हाथों में दे दें, कि बोल दें भाई देखो सप्लाई डिमांड चलेगी हमारी पूरी मार्केट में, जो इंडस्ट्रीज़ खोलेगा, जो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ खोलेगा तो उसको ज़्यादा पैसे मिलेगा। हमारी गवर्नमेंट ना बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक थी उस टाइम, उनको पता था कि यार देखो ऐसा है कि हमारे लोग उतने पुअर है, वो इंडस्ट्रीज अभी खोल नहीं सकते, पर हमारी तो देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन तो बहुत ज़रूरी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन था भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस यार, इंडस्ट्रीज भी तो होनी चाहिए कोई। अरे आपके पास वीट है, वीट का ब्रेड भी तो बनना चाहिए, आप वीट किसी को ऐसी थोड़ी घर घर बांट दोगे, और वीट का ब्रेड भी तो बनना चाहिए, सेम थिंग। और वही चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मतलब डेली नेसेसिटीज़ की चीज़ें भी थी, वो भी नहीं हमारे पास थी, तो इसलिए हमें इंडस्ट्रीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और देखो प्राइवेट सेक्टर के लिए तो लोग पुअर थे, तो कोई खुद की इंडस्ट्री तो खोलेगा नहीं, कोई सोचेगा थोड़ी कि आज स्टार्टअप करूँगा मैं इंडिपेंडेंस के टाइम पे, खाने के लिए रोटी नहीं थी, स्टार्टअप कोई कैसे ही कर सकता था उस टाइम पे, ठीक है। नाउ वी हैव द लैक ऑफ कैपिटल, राइट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट कंसिडर असेंशियल। जो हमारी स्टेट है उसका पार्टिसिपेशन क्यों हुआ था, जो हमारी जो पब्लिक सेक्टर था, हमारी जो गवर्नमेंट थी, उसने क्यों बोला कि हम इंडस्ट्रीज खुद खोलेंगे, हम प्राइवेट को नहीं खोलने देंगे। और प्राइवेट का हम प्राइमरी रोल नहीं समझेंगे, प्राइवेट को हम सेकेंडरी प्राइवेट कंपनीज का हम सेकेंडरी रोल समझेंगे फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर इंडस्ट्रीज इन आवर कंट्री। तो सबसे पहले लैक ऑफ कैपिटल, यार लोगों के पास पैसा ही नहीं था। द सेम थिंग, द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया नीडेड अ बिग पुश इम्प्लाइंग द लार्ज अमाउंट ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर। यार बहुत ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर लगता था किसी भी इंडस्ट्री के लिए। लो इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्ट, द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्ट। सी इसका आगे बहुत अच्छे से चार्ट एक्सप्लेन किया हुआ है। सीधी सी बात, लो इनकम, यहाँ पे ना लोगों की लो इनकम थी। पहले बात तो लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे, उनके पास पैसा ही नहीं था, तो उससे क्या होता था, डिमांड बहुत कम होती थी। यार अगर किसी के पास पैसा ही नहीं तो जस्ट टेक एन एग्जांपल, वी हैव द बेस्ट एग्जांपल ऑफ टूथब्रश। अब लोगों की इनकम कम है, ठीक है, बहुत कम इनकम है, तो लो डिमांड, तो वो लोग ना मेनली यही फोकस करेंगे कि मैं अपने जो शहर में भी रह रहे लोग, वो यही फोकस करेंगे मैं अपनी फैमिली का पेट भर लूँ पहले। वो वीट वगैरह पे
ज़्यादा फोकस करेंगे। लिमिटेड साइज़ ऑफ द मार्केट, इससे क्या हो गया, जो साइज़ था, जो मार्केट का साइज़ था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया, बहुत ही लिमिटेड हो गया। सो उससे उससे क्या हो गया ना, जो लोग थे, जो आई मीन जिनके पास पैसे थे, उनको ना इन्वेस्ट करने में ना बड़ा डाउट सा हुआ कि यार यहाँ पे तो इस सोसाइटी में तो कोई डिमांड करता ही नहीं है, यहाँ पे तो ब्रशेज़ की ज़रूरत ही नहीं है। लोग भी लाइक यार पहले मैं वीट पे फोकस करूँ, अपने जो डेली जो इंपॉर्टेंट जो सर्वाइवल फूड है मैं उसके ऊपर फोकस करूँगा पहले। तो इसलिए ना जो बड़े ओनर्स थे वो इन्वेस्ट भी नहीं करते थे। लो इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्ट, देखो अगर किसी का मनी कम था तो लोग करते भी लो इन्वेस्टमेंट, तो लोग भी कम इन्वेस्ट कर, तो मतलब अगर किसी का मनी कम इन्वेस्ट करने का कर रहा है तो वो इन्वेस्ट भी तो कम ही करेगा, और आई मीन करेगा ही नहीं, सीधी सी बात। तो उससे क्या होगा, कोई इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा है किसी बिजनेस, तो इनकम वापस लो हो जाएगी। दिस इज़ अ सर्कल दैट गोज ऑन एंड ऑन, कि कम है इनकम तो फिर डिमांड भी नहीं करेगा वो, अगर डिमांड भी नहीं करेगा मार्केट छोटी होगी तो जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनके मन नहीं करेगा इन्वेस्ट करने का, अगर मनी नहीं करेगा तो इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम होगी। अब इन्वेस्टमेंट कम हो रही तो इंडस्ट्रीज़ नहीं बनेगी, इंडस्ट्रीज़ नहीं बन रही है तो इनकम नहीं बनेगी, तो वापस लो इनकम, दैट द साइकिल, एंड दिस इज़ हाउ द साइकिल कॉन्टिन्यूज। तो ग्रोथ विद द सोशल जस्टिस, जो हमारी गवर्नमेंट थी इनिशियली उसने सोचा कि हम सोशल जस्टिस को ज़्यादा प्रमोट करेंगे। सोशल जस्टिस, इफ़ यू आर ए ह्यूमैनिटी स्टूडेंट एंड has taken economics as a optional subject, or you can say the optional or the third subject, तो आपने ये पढ़ा होगा जो सोशल जस्टिस इज अ कॉन्सेप्ट जहाँ पे सब लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और इक्वल स्टार्टिंग पॉइंट मिलेगा, स्टार्टिंग लाइन हम कह सकते हैं ना, एक बेस लाइन। जैसे कैसे होता है कि रेस में एक लाइन होती है, आप एक ही जगह से आप स्टार्ट करते हो ताकि एक इक्वली सबको एक इक्वालिटी के साथ ट्रीट किया जाए, कि भाई कोई ज़्यादा आगे ना जाए, कोई पीछे ना, कोई एडवांटेज ना मिले किसी को एक्स्ट्रा। तो जो हमारी गवर्नमेंट थी तो वो ना वैसे सोशलिस्ट पैटर्न के ऊपर चली थी स्टार्टिंग में, इन द बिगनिंग। आप पूछेंगे सोशलिस्ट क्या होता है, कि सोशलिस्ट वो होता है जहाँ पे स्टेट कंट्रोल ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज होती है, जहाँ पे गवर्नमेंट सब कुछ देखती है, गवर्नमेंट के देखते हैं कि किसको, मतलब गवर्नमेंट ना ओवरऑल सोसाइटी का बेनिफिट देखती है, ना कि इंडिविजुअल बेनिफिट, क्योंकि वरना तो कैपिटलिस्ट मॉडल में क्या होता है, सिर्फ जो अमीर लोग हैं और मतलब प्राइवेट कंपनीज है वो सिर्फ अपना प्रॉफिट देखते हैं, बट यहाँ पे देखते हैं ओवरऑल सोसाइटी का बेनिफिट। देखो यार, ब्रिटिशर्स बहुत बुरी हालत में अपनी इकॉनमी, हमारी इकॉनमी को छोड़ के गए थे, तो एक ओवरऑल हमने देखना था कि कैसे, ओवरऑल देखना था हमने कि कैसे कि सारी पॉपुलेशन ऊपर जाए, ना कि सिर्फ इंडिविजुअल एक दो लोग और एक दो कंपनी और एक दो ब्रांड्स। Now we have the Industrial Policy Resolution 1956, a declaration on the लीडिंग रोल ऑफ द स्टेट। अब भाई देखो, ये आया था हमारे पास 1956 में, आई थी हमारे पास इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंडर ये बात हुई थी कि देखो, जो हमारी स्टेट होगी, गवर्नमेंट होगी, वही इंडस्ट्री चलाएगी, और आई मीन बहुत रॉ लैंग्वेज में मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ जो हमारी गवर्नमेंट है वही सारी इंडस्ट्रीज चलाएगी और किसी और को कोई हक नहीं होगा इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्री वर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। इंडस्ट्री के लिए इन्होंने लिस्ट बना दी थी, एक ना, एक काइंड ऑफ एक रफली मैं आपको बता रहा हूँ, लिस्ट बना दी थी, उसमें इन्होंने कैटेगराइज कर दिया था कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ इंडस्ट्री, सेकंड टाइप ऑफ इंडस्ट्री, जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ। जो पब्लिक, जो हमारे पास देखो, जो पब्लिक सेक्टर था, जो हमारी गवर्नमेंट है, उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया था, देखो हम रखेंगे 3 सेक्टर्स, जो कि हो गए एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस एंड द रेलवेज। ये 3 गवर्नमेंट ने बोला कि हम रख लेंगे, दोज विच कुड एसेंशियली बोथ द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। तो देखो, अब कुछ इंडस्ट्रीज इन्होंने रखी थी जो प्राइवेट सेक्टर और जो हमारे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर वो दोनों देख पाएंगे। दैट इंक्लूड्स द फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, माइनिंग इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। मतलब ये थे ऐसी इंडस्ट्रीज़ जैसे कि हमारे फर्टिलाइजर्स और माइनिंग इंडस्ट्री, जो दोनों देखेगी, जो कि थे पब्लिक और प्राइवेट। गवर्नमेंट भी देखेगी, जो प्राइवेट इंडिविजुअल, जो जिनके पास पैसा आ रहा है, जो सोच रहे कि बिजनेस करना है, वो लोग भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल इंडस्ट्रीज अदर दैन इन द कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 वर लेफ्ट द प्राइवेट सेक्टर। अब यार, इस कैटेगरी और इस कैटेगरी के बाद जितनी भी बची हुई इंडस्ट्रीज़ थी वो प्राइवेट सेक्टर देख सकता था। अगर आपको लेज़ का बैग, अगर आपको कोई चिप्स बनाना है, कोई चॉकलेट बनाना है, आप बना सकते हो, खुली छूट है, कुछ ऐसा कोई स्पेसिफिक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है आपके लिए। अनदर वी हैव द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। अब गवर्नमेंट ने क्या किया था, लाइसेंस राज, दिस इज कॉल्ड एज मेनली एज अ लाइसेंस राज। इसमें क्या करता था, गवर्नमेंट ने बहुत टफ प्रोसेस लगा कर रख देती थी कि लाइसेंस देने का। यार आपको पता है ना, आप दफ्तर में, गवर्नमेंट के दफ्तरों में कुछ भी काम के लिए जाओ ना, आप जस्ट एक एग्जाम्पल, आपको कोई चीज़ अपने आधार कार्ड का, आपने जस्ट एक आधार कार्ड में आपने अपना नाम चेंज करवाना, भाई उसके लिए भी आपको 10 कागज़ देने पड़ेंगे और इधर से उधर आपको भेजते रहेंगे ऑफिस में। एंड दैट वॉज अ रियली, इन प्रेजेंट डे टू इट इज़ रियली अ वेरी टीडियस एंड अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस। तो उस टाइम पे तो देखो, जो इंडस्ट्रियल ओनर्स थे उनके लिए भी ये प्रोसेस बहुत बहुत ज़्यादा टफ और टीडियस था। तो ये वन ऑफ द रीज़न हम कह, क्रिटिसिज्म भी कह सकते हैं हम, कि आगे आएगा बैड इफेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी एंड ऑल। तो ये एक बैड इफेक्ट में ही आएगा हमारे। तो इंडस्ट्री की, हाँ देखो, इस जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग है, ये लोग ना बड़े बायस थे। ये लोग बताओ क्या कहते थे, अगर आपको इंडस्ट्री है वो आप बैकवर्ड एरिया में खोल रहे हो तो हम आपको पूरा सपोर्ट देंगे, बल्कि यहाँ पे आगे यहाँ पे देखो, इन्होंने बेनिफिट्स भी दे दिए। क्या क्या बेनिफिट्स देंगे, सॉरी, दिस इज द नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट पॉइंट इट इज़,
हाँ, ये बोलते थे कि बैकवर्ड रीजन में लगाओगे तो हम लाइसेंस बहुत इजीली दे देते थे। बैकवर्ड रीजन इन द सेंस यू कैन से कि कोई हिमालयाज़ में कहीं कोई बहुत इंडस्ट्री लगाने जा रहा है, जस्ट टेक एन एग्जांपल। या दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल। कोई बहुत ज़्यादा रूरल एरिया में, पहाड़ों में, जहाँ पे रोड भी बहुत मुश्किल से कोई पहुंचा, टूटा फूटा, अगर कोई वहाँ पे बोल रहा है कि मैं इंडस्ट्री खोलूँगा, गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है खोल दो। और कोई बोलेगा कि दिल्ली के साइड में, चलो मैं गुड़गांव में इनको इंडस्ट्री खोलनी है, प्लीज़ मैं खोल दूँ, गवर्नमेंट मना कर देगी, बोले यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आपको लाइसेंस के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप कहीं और खोलते हो काफ़ी पुअर रीजन में, वहाँ पे आप खोलने देंगे आपको। ओके, नाउ दे वांटेड रीजनल इक्वालिटी। बैकवर्ड रीजन्स में लगाने के लिए उन्होंने बोला था सारी इंडस्ट्री बैकवर्ड रीजन्स में लगनी चाहिए। जो हमारे बैकवर्ड रीजन है वहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा इजीली लग जाती थी एज़ कम्पेयर टू द डेवलप्ड रीजन। जो ये न्यू एंटरप्राइज एग्जिस्टिंग वंस। हाँ सुनो, और एक और चीज़ थी, जो हमारे न्यू एंटरप्राइजेस को देखो, मान लो आपने नया बिजनेस किया तो उसके लिए तो आपको लाइसेंस बनाना ही पड़ेगा। जैसे लेकिन एग्जाम्पल, आपके पास ना एक मशीन है जिससे 10 कैंडल्स बनती है दिन की, ठीक है, दिन में सिर्फ 10 कैंडल्स बन रही है। दिस इज़ अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। एक आपके पास मशीन है जिससे 10 कैंडल्स बनती है, पर आपने सोचा ना यार देखो मैं ना ऐसा करता हूँ, एक और मशीन लगा देता हूँ, मैं 2 मशीन लगाता हूँ, दिन की 20 कैंडल्स बन जाएगी। पर गवर्नमेंट बोलती थी नहीं नहीं, उसके लिए भी आपको लाइसेंस बनाना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने बोला हमें उसके लिए भी आपको लाइसेंस बनाना पड़ेगा, जो कि लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है। अब देखो ना गवर्नमेंट का कितना स्ट्रिक्ट कंट्रोल था। अब यार आप चाहते हो 10 की 20 कैंडल बनानी है, मैंने आप वो भी नहीं बना सकते क्योंकि उस पर भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। दिस वॉज अ रियली टीडियस प्रोसेस, ऑल्सो नोन एज द लाइसेंस राज ऑफ द गवर्नमेंट विद द इंडस्ट्रियल कंसेशन। अब भाई अगर आप बैकवर्ड रीजन में बना रहे हो इंडस्ट्री, तो गवर्नमेंट बोलती थी आपको हम टैक्स हॉलीडेज भी देंगे, आपको टैक्स भी कम देना पड़ेगा, और हमें आपको सब्सिडाइज्ड पावर सप्लाई, बिजली भी हम आपको फ्री में देंगे। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा ऐसी थी कि गवर्नमेंट चाहती थी जितनी सारी इंडस्ट्रीज है ना काफ़ी बैकवर्ड रीजन में बननी स्टार्ट हो जाए। मतलब छत्तीसगढ़ के कहीं जंगलों में कोई बनानी स्टार्ट कर दे लोग इंडस्ट्री, एंड दैट वाज, आई डोंट थिंक दिस वाज एक्चुअली अ ग्रेट डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट एट दैट टाइम। ऑफ कोर्स I don't know from which stream do you belong. If you are a humanities student, you should always analyze these policies. No, also being a commerce student, आपको हमेशा अपने ना व्यू पॉइंट्स देने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा एग्जाम में देने चाहिए, पर्सनली आपको खुद सोचना चाहिए कि वॉज दिस अ ग्रेट आइडिया और वॉज दिस अ बैड आइडिया। बिकॉज यू आर इन अ स्ट्रीम जहाँ पे पब्लिक डीलिंग ज़्यादा, यू आर नॉट इन साइंसेज और सम मेडिकल और थिंग, यू आर इन अ स्ट्रीम दैट रिक्वायर्स अ पब्लिक डिबेटिंग और समथिंग रिलेटेड टू द योर, और यू कैन से इट रिक्वायर्स योर व्यू पॉइंट्स, राइट। डाइवर्स व्यू पॉइंट्स चाहिए होते हैं, और मतलब आपकी जो भी सारे व्यू पॉइंट्स होते हैं काफ़ी अलग अलग, उनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है यहाँ पे, आपकी सोच मैटर करती है। इसलिए आपको आई सजेस्ट यू टू ऑल्सो गिव योर व्यू पॉइंट्स। अगर आप पढ़ रहे हो साथ में, यू शुड ऑल्सो थिंक कि ये चीज़ ठीक हुई थी पास में कि बुरी हुई थी। ना वी हैव द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब हमारे पास एक और टाइप ऑफ इंडस्ट्री है जो कि थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। एक सेकंड के लिए अगर हम इस हेडिंग को आप भूल जाओ, इस हेडिंग को मत पढ़ो, जस्ट लुक एट दिस राइट नाउ। द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, टू ब्रॉड डायमेंशंस। जो हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी ना, उसके 2 डायमेंशंस थे। पहले डायमेंशंस क्या बोलती थी कि टू जनरेट द इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़। एक बोलती थी कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, रोड बनाओ, बिल्डिंग्स बनाओ, सब कुछ अच्छा करो, रेलवेज बनाओ, बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करो, एयरवेज के लिए एयरपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बनाओ, दिस इज कॉल्ड एज इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। अब दूसरी थी हमारी जो इक्विटी को प्रमोट करती है। व्हाट इज इक्विटी? इक्विटी और इक्वालिटी, देयर आर समवॉट आर वेरी सिमिलर थिंग्स बट आर एट द सेम टाइम आर रियली डिफरेंट। बट मैं आपको वेरी रॉ लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। इक्विटी समथिंग लाइक जो सारे गरीब हैं, गरीबों को हमें ऊपर लाना है, गरीबों को हमें अपलिफ्ट करना है, ये उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करती थी हमारे पास जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी। अब आगे मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में कि ये क्या चीज़ थी। Now we have the 3 typical characteristics of the small scale industries, highlighting its role and importance. कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी और इसके हाईलाइट और इसकी क्या इंपॉर्टेंस थी इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या थी? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज द लेबर इंटेंसिव एंड देयरफॉर इज एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली। आपको मैंने एक एग्जांपल कैसे दूं? जस्ट एक एग्जांपल, जैम फैक्ट्री, जैम वो जो ब्रेड के ऊपर आप स्प्रेड करते हो वो वाले जैम। ओके, तो जस्ट एक एग्जांपल, एक जैम फैक्ट्री जहाँ पे करीब 50 वर्कर्स काम करते हैं। वो क्या करते हैं, एक बॉईल कर एक अच्छे से फ्रूट्स को धो, जो फ्रेश फ्रूट्स आ रहे हैं वो एक बंदा उसको धो रहा है, एक उसको बॉईल कर रहा है उस पर जो भी इट्स सम कंटेनर एंड थिंग, एक उसको उसके ऊपर बॉईल कर रहा है, एक उसमें वो देख रहा है कि शुगर क्वांटिटी कितनी है, एक पैकेजिंग पे ऊपर ध्यान दे रहा है, एक लेबलिंग के ऊपर ध्यान दे रहा है, एक बॉक्स में पैक कर रहा है। तो अब आपको लग नहीं रहा है इसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। ये स्मॉल स्केल में होता है। अगर तो आप फैक्ट्रीज में तो सारा काम मशीन्स ही कर रही है, ठीक है। आपके जो भी सारे फ्रूट्स हो गए उसको धोने से लेकर, पैक करने से लेकर, बॉईल करने से लेकर, एवरीथिंग इज डन बाय मशीन। बट जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है इसमें सारा काम लेबर करती है। अब इससे क्या हो गया? लेबर ज़्यादा लग रही, इससे क्या हो गया? जितने सारे मैंने आपको लोग बताए, एक बॉईल कर रहा है, एक ये कर रहा है, एक वो कर रहा है,
इन सबको नौकरियां मिल रही हैं, इन सबको पैसे मिल रहे हैं, दैट इज़ गुड। इसलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को इक्विटी और इक्वालिटी प्रमोट करने के लिए काफ़ी अच्छा एक मीन माना गया है। नाउ वी हैव द इट इज़ द लोकेशन फ्लेक्सिबल एंड देयरफॉर इक्वालिटी ओरिएंटेड। तो हमारी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, अब ये है आपने जैम की फैक्ट्री आपने आज इस कमरे में इस घर में खोल ली है, कल आप सोच सकते हो कि यार एक बड़ा गोडाउन लेता हूँ वहाँ पे खोल देता हूँ। आपको ये ऐसा सच वो नहीं है कि भाई इधर ही खुलेगी मेरी इंडस्ट्री, इधर है तो इधर ही रहेगी, अभी अरे पर शिफ्ट नहीं हो सकती। तो आप तो कहीं पे भी ले जा सकते हो अपनी छोटी सी इंडस्ट्री है, आप तो इसको आज यहाँ रखो, आज कल 10 किलोमीटर दूर किसी घर में रख दो, कल 50 किलोमीटर और दूर किसी घर में रख दो, दैट इज़ नॉट अ बिग इशू। वेयर जो बिग इंडस्ट्रीज़ होती है अब उनका ऐसा है कि भाई ये इंडस्ट्रीज़ आप देख पा रहे होगे यहाँ पे फोटो में, ये इंडस्ट्री है तो ये पक्का वहीं लगी होगी जहाँ पे इसका रॉ मटेरियल होगा, समझ रहे हो। जस्ट एक एग्जांपल, अगर ये आयरन इंडस्ट्री होगी, आयरन इंडस्ट्री है तो आयरन मतलब जो स्टील प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री है तो स्टील प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री वहाँ होगी जहाँ पे आयरन ज़्यादा होगा, जहाँ पे आयरन ओर होगा। आयरन ओर कहाँ होगा, जनरली झारखंड, इंडिया में तो जनरली झारखंड वगैरह में होता है, तो ये इंडस्ट्री वहाँ पे इसलिए लोकेटेड होगी। तो देखो ये फ्लेक्सिबल तो है नहीं, आप थोड़ी बोलोगे कि जो आपकी इंडस्ट्री है, जो स्टील प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री है, ऐसा करो इसको अंडमान और निकोबार में ले जाओ। आप ऐसा तो कभी बोल नहीं सकते, राइट। ओके दिस इसलिए ये लोकेशन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की लोकेशन फ्लेक्सिबल होती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नीड्स द स्मॉल इन्वेस्टमेंट एंड इज देयरफॉर इक्विटी ओरिएंटेड, रेफर टू द इक्वालिटी अक्रॉस द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। देखो अब जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है इसमें ना इन्वेस्टमेंट कम लगता है। अब यार आपको दिख रहा है इस फैक्ट्री को देख के, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इस फैक्ट्री का जो एक कंटेनर आपको दिख रहा है ना, यही 1 करोड़ का तो यही होगा, लेट मी टेल यू। सिर्फ एक ही जो ये आपको टम्बलर टाइप दिखा रहा है बहुत बड़ा सा, अब जो ये पूरा स्ट्रक्चर होगा ये होगा एटलीस्ट 100 करोड़ तक का। और अगर आप देखोगे, ये देखो हमारे यहाँ पे भाईजान हमारे ये बना रहे हैं, आई मीन कुछ गारमेंट्स बना रहे हैं, तो इनका इन्वेस्टमेंट तो मैं लेट मी टेल यू 1 लाख से ज़्यादा का भी नहीं है, मैक्स टू मैक्स 2 लाख, और इसमें ये पैचअप है, मतलब पूरा काम पूरे उस लोगों को ये इतने ही पैसे में पूरी तनख्वाह भी दे सकते हैं, देर गुड टू गो। इसलिए यही बात है, एक में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लग रहा है, एक में स्मॉल इन्वेस्टमेंट लग रहा है। ओके, डेवलपमेंट स्मॉल गवर्नमेंट सेक्टर कैन नॉट कम्पीट विद द बिग इंडस्ट्रीज। हाँ, और एक और चीज़ है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है इनमें एक चीज़ की ज़रूरत होती है, गवर्नमेंट इनको प्रोटेक्ट करे। गवर्नमेंट कैसे प्रोटेक्ट करे, गवर्नमेंट जो वो लिबरलाइजेशन वगैरह हो रही है, जो बाहर से कंपनीज आ रही है उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए, कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए, ताकि जो ये लोग हैं बेचारे गरीब लोग, छोटी है। अब यार वही बात है, ये भाईजान हमारे लिए कुछ गारमेंट कुछ टी शर्ट बना रही है भाईजान हमारे लिए, अब बाहर से एडिडास आएगी यार, लोग तो एडिडास की खरीदेंगे, इन भाईजान की तो कोई कपड़े नहीं खरीदे, तो इनकी तो बेचारे की जॉब नहीं चल जाएगी। जो इनका ओनर होगा, मालिक होगा, वो सोचेगा भाई मैं जो बना रहा हूँ उसकी तो कोई खरीद ही नहीं रहा है, तो मैं बनाऊँ ही क्यों, तो इन बेचारों को निकाल देगा जॉब से, तो इनकी तो जॉब छिन जाएगी, पैसे छिन जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट को सपोर्ट करना होता है इन जो ये वाला सेक्टर होता है। लो एक्साइज ड्यूटी, लो इंटरेस्ट, अब ये कैसे करना होता है, दे वुड ऑल्सो भी गिवन द बेनिफिट्स लाइक द लो एक्साइज ड्यूटी, काइंड ऑफ इट इज़ काइंड ऑफ अ टैक्स। अगर मैं आपको वेरी रॉ लैंग्वेज में समझाऊँ, ये डिटेल में आगे गिवन है हमारे पास। तो लोअर इंटरेस्ट रेट, और जो गवर्नमेंट इन्हें ना काफ़ी ज़्यादा लो इंटरेस्ट रेट देंगी, मतलब मान लो कोई जो हमारी इसका जो पूरी हमारी फैक्ट्री होगी जहाँ पे ये लोग काम कर रहे हैं, इनका जो मालिक होगा, मालिक बोलेगा यार देखो मैं ऐसा कर रहा हूँ ना, 10-20 और लोगों को एम्प्लॉय कर दूँ मैं, और ज़्यादा गारमेंट्स बनाऊँगा फिर। तो गवर्नमेंट क्या बोले कि देखो आपको हम लोन दे रहे हैं पर सस्ते सस्ते रेट में, बहुत ज़्यादा सस्ते रेट में मिल जाएगा, इंटरेस्ट 1-2% आपको इंटरेस्ट देना, यू आर गुड टू को, आपको लोन मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज़ द वे ऑफ सपोर्टिंग द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ट्रेड स्ट्रैटेजी, ट्रेड स्ट्रैटेजी ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। अब देखो ये जो ट्रेड स्ट्रैटेजी है, अब ट्रेड स्ट्रैटेजी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, व्हाट इज़ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, जस्ट टेक एन एग्जांपल, पहले ना इंडिया सारा मतलब काफ़ी ज़्यादा गेहूँ ना वहाँ से लाता था, अमेरिका से लाता था, पर अब क्या हुआ, HIV सीड्स आए तो इंडिया ने खुद गेहूँ उगाना स्टार्ट कर दिया। तो अब इंडिया को मंगाना पड़ेगा, नहीं मंगाना पड़ेगा अब USA से, अब वो खुद उगा रहा है। अब जो जितना पैसा वो बाहर USA को दे रहा था, तो वो अपने किसी और चीज़ों के लिए यूज़ कर पाएगा। आर यू गेटिंग में? Now we have it is also called as the inward looking trade strategy. ओके थ्रू द इम्पोर्ट, अब देखो ये किस तरीके से होता है, थ्रू द इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस। इम्पोर्ट में रिस्ट्रिक्शन लगा दो कि भाई देखो हम मतलब आप बंद कर दो, सीधा USA को बोल दो कि हमें तेरा गेहूँ नहीं चाहिए, या तेरा गेहूँ हम बहुत ज़्यादा महंगे रेट में इंडिया में बेचेंगे, ठीक है। वन थिंग इज़ दिस एंड अदर थिंग इज़ द इम्पोर्ट ड्यूटीज़। वही बात है, इम्पोर्ट लगा बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दो, सीधी सी बात है। चाइना से अगर कोई 20 रुपये का टॉय आ रहा है, उस पर इतना ज़्यादा टैक्स लगाती है वो 100 रुपये का बन जाए, और इंडिया का जो प्रोड्यूसर वो टॉय 50 रुपये में बेच रहा था, तो उसको बेचारे को बेनिफिट हो जाए, तो लोग वो इंडियन आदमी का जो इंडियन फैक्ट्री होगी उसका प्रोडक्ट खरीद देंगे ना, कि चाइना का इतना वो प्रोडक्ट जो कि था 20 रुपये का, पर इतना टैक्स लग गया कि वो अब 100 का हो चुका है, ठीक है।
इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इम्प्लाइज द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स। देखो जो ये सारी इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन है ये बोलती है जो भी सारा, मैंने वही बात की ना, अगर गेहूँ आप अगर अमेरिका से खरीद रहे हो तो वही गेहूँ आप अब इंडिया में बनाना स्टार्ट कर दो। दिस इज कॉल्ड एज डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स से रिप्लेस कर दो। मतलब जो बाहर से आपका इंपोर्ट करके आप कुछ सामान ला रहे हो किसी और कंट्री से खरीद रहे हो, वो आप खुद उगाना स्टार्ट कर दो या खुद बनाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, इंपोर्टिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दो। डेवलपमेंट, हाँ ठीक है। अब जिन पैसों से आप कुछ और जो जस्ट एक एग्जांपल, वही बात जो मैंने यूएसए का कहा, जिस पैसे से आप गेहूँ खरीद रहे थे उसी पैसे से आप राफेल खरीदना स्टार्ट कर दो। आर यू गेटिंग मी? आप उसी पैसे से आप कुछ नई मशीन्स खरीदना स्टार्ट कर दो, आप कुछ नई टेक्नोलॉजी खरीदना स्टार्ट कर दो। ठीक है, बाय अडॉप्टिंग द इकोनॉमी जनरेट द, हाँ ठीक है। अब इससे क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज स्टार्ट होना, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ना। व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज? अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी यू आर हैविंग इन योर ओन कंट्री। मतलब आपके पास जो फॉरेन करेंसी है, मान लो आपके पास डॉलर कितने हैं, आप इंडिया में तो रुपये चलता है, आप क्या कर रहे हो, अमेरिका से आप अमेरिका से डॉलर ले रहे हो। कैसे लोगे डॉलर? आप अपने रुपये दे के उसका डॉलर बनाओगे। अब मतलब यही है ना, आपने वैसे ना, दिस इज़ अ वेरी बिग कॉन्सेप्ट है, आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैं कभी समझाऊंगा। इन सिंपल वर्ड्स ऐसा है, जो पैसा बाहर जा रहा था अब आप उसको स्टोर कर पा रहे हो। ठीक है ना, जिस पैसे से आप कुछ खरीद रहे थे, तो वही बात है ना, आप दुकान में जा रहे हो, आपने पहले चॉकलेट रोज़ का आप चॉकलेट खरीदते थे जब आप अपने स्कूल से घर आते थे, पर आपने वो चॉकलेट खरीदना बंद कर दिया, आपने वो अब सेविंग करनी स्टार्ट कर दिया, आपने वो जेब में रखना स्टार्ट कर दिया। ये वही बात है, इधर हमने देखो, हमने गेहूँ खरीदना बंद कर दिया, तो अब जो सारा पैसा था हमने अपनी जेब में डालना स्टार्ट कर दिया। अब वो जेब में डालने का क्या मतलब होता है? फॉरेन एक्सचेंज थ्रू द एक्सपोर्ट प्रमोशन। देखो ये ना, मैं वही बोल रहा हूँ, ये आपको ना माइक्रो इकोनॉमिक्स वाले बुक के कभी एक चैप्टर है, फॉरेक्स रिजर्व फॉरेन एक्सचेंज, मतलब उसके ऊपर एक चैप्टर है, मैं उसमें आपको इसे डिटेल से समझाऊंगा। इन द सेंस आप कह सकते हो फॉरेन एक्सचेंज आपके एक ये सेविंग टाइप है कि भाई यहाँ पे मैंने अपना पैसा सेव कर रखा है, मतलब जेब में रखा है फॉर आवर बैड डेज। Also the government want to protect the domestic industry from the international competition. सी जो हमारी इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन था, ऑल्सो जो हमारी ट्रेड स्ट्रेटेजी थी, इसमें गवर्नमेंट ने एक और चीज़ की थी, इन्होंने ना बाहर से जितना भी सारा वो आ रहा था, आई मीन से बाहर से जितने भी सारे प्रोडक्ट्स आ रहे थे जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे थे अपने क्वालिटी में, सस्ते भी थे, उनको गवर्नमेंट ऐसा करी थी कि थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर रही थी। मतलब इंटरनेशनल कंपटीशन था ना, उससे थोड़ा दूर रख रही थी अपनी जो लोकल इंडस्ट्री थी, क्योंकि जो इंटरनेशनल जो भी सारा सामान आता है वो तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इन क्वालिटी, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, बहुत सस्ता भी होता है। ठीक है, salient features of the good and the bad strategy. See, this is the, अगर हम देखेंगे ये आर द जनरल salient features, these are the features, हम ये good bad नहीं कहेंगे, these are just the features. अब इनके फीचर्स में क्या था, पब्लिक प्ले अ क्रूशियल रो। अब इसमें इनकी फीचर्स में ये चीज़ थी, जो हमारे पब्लिक प्रोड्यूसर्स थे, जो गवर्नमेंट थी, उसका बहुत ज़्यादा रोल था। जो हमारे प्राइवेट का सेकेंडरी रोल था, प्राइवेट जो इंडस्ट्रीज थी उनका सेकेंडरी रोल था। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की हमने पॉलिसी इंप्लीमेंट की थी, हमने टैरिफ बहुत ज़्यादा लगा था। व्हाट इज टैरिफ? इट इज कॉल्ड एज द हैवी ड्यूटी ऑन द इम्पोर्ट्स। अगर इम्पोर्ट मान लो चाइना 20 रुपये का टॉय भेज रही है, तो आप उसके ऊपर इतना ज़्यादा टैक्स लगा दो कि वो 100 रुपये की बन जाए। दैट इज कॉल्ड एज टैरिफ, हैवी ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट्स। कोटा क्या होता है? फिक्सेशन ऑफ द कोटा। हम बोलेंगे कि इस साल में हमने सिर्फ 1000 लीटर, खैर ना दैट इज़ वेरी लेस, बट स्टिल हमने सिर्फ पूरी साल का 1000 लीटर ही खरीदना है किसी कंट्री से। दैट इज़ कॉल्ड एज द कोटा। हमने एक स्पेसिफिक कोटा कर दिया कि भाई 1000 से ज़्यादा हम नहीं खरीदने वाले। दैट इज कॉल्ड एज कोटा। गुड एंड बैड इफेक्ट। ग्रीन रेवोल्यूशन के सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या गुड इफेक्ट थे? एग्रीकल्चर तो हमारा देखो इंक्रीज़ किया है कि एग्रीकल्चर की तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई। प्लस एक और चीज़ क्या हुई थी, जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था, जो परसेंटेज मतलब इंडस्ट्री की जो ग्रोथ थी और इंडस्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन था हमारी जीडीपी में, वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया था। सेकेंड इज़ लाइक जो हमारी इंडस्ट्रीज़ थी, जैसे नो लॉन्गर तो कॉटन टेक्सटाइल सी, हमारी जो इंडस्ट्रीज़ थी वो पहले सिर्फ कॉटन और जूट में ही थी। मतलब हमारी इंडस्ट्री क्या करती थी, कॉटन हो गया हमारी कंट्री में, जूट भी हो गया हमारी कंट्री में, हमारी इंडस्ट्रीज़ उसकी जूट प्रोडक्ट्स बनाती थी, वो कॉटन प्रोडक्ट्स बनाती थी, जो कि मतलब अच्छी चीज़ थी। बट यार एक कंट्री को आपने डेवलप करना है, आप कॉटन और जूट को ही थोड़ी बनाओगे, आपको कुछ और चीज़ें भी तो बनानी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स भी बनाने पड़ेंगे, काफ़ी और चीज़ें, डाइवर्स चीज़ें बनानी पड़ेगी। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि हमारी इंडस्ट्रीज़ अब सिर्फ कॉटन और जूट नहीं बना रही थी, और बट डाइवर्स चीज़ें भी बना रही थी। डाइवर्सिफाइंग लार्ज नंबर इन द पब्लिक सेक्टर, वो आगे मैं आपको इसमें आगे बताऊँगा, आगे भी एक पॉइंट आ रहा है, वही चीज़। देयर द मार्केट डाइवर्सिफिकेशन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, वही हमारी इंडस्ट्रीज डाइवर्सिफाई हो गई थी, वो इलेक्ट्रॉनिक्स भी बनाने लग गई थी, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ स्टार्ट होने लगी थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ भी ग्रो होने लगी थी। लार्ज स्केल से क्या होगा, लार्ज स्केल आपको हेल्प करेगी आपकी जीडीपी की ग्रोथ में, और जो हमारी स्मॉल स्केल है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हेल्प करेगी ताकि हर एक पुअर सेक्शन में भी बेनिफिट्स पहुँचे।
बट द थिंग वाज कि जो हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसकी ग्रोथ कुछ ज़्यादा थी। आप एक चीज़ अगर आप नोटिस करेंगे, हमारी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर थी उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा थी। अगर हम कंपेयर करें देखो एग्रीकल्चर भी ग्रो कर रहा था, ऐसे नहीं बोल रहा एग्रीकल्चर ग्रो नहीं कर रहा था, पर एग्रीकल्चर से ज़्यादा स्पीड में तो हमारी इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही थी। गोल ऑफ द 5 ईयर प्लान, तो हमारे पास 5 ईयर प्लान के भी गोल्स थे उस टाइम पे। मतलब जो हमारे जो 5 ईयर प्लान के गोल्स थे उसने भी हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट किया था। इट वाज एक्चुअली, लेट मी टेल यू, 5 ईयर प्लान्स की अगर हम हिस्ट्री देखें, ये पहले रशिया से ओरिजिनेट हुआ था और इंडिया ने उसे अडॉप्ट किया था। जो 5 ईयर प्लान थे ना वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल थे, उससे ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिले थे इंडिया को ना। और मतलब इट वॉज वन ऑफ द सक्सेसफुल थिंग, दैट इज़ वन ऑफ द सक्सेसफुल पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। बैड इफेक्ट क्या था, पब्लिक जो सेक्टर था वो इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा था। सारे गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ कंट्रोल कर रही थी। आप खाना पीना सब कुछ गवर्नमेंट ही बना रही थी अपना, ठीक है। जो ब्रेड से लेकर शूज़ लेकर सारा प्राइवेट वो गवर्नमेंट बना रही थी और प्राइवेट का रोल बहुत ज़्यादा कम था, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो टू बी कॉल्ड एज अ डेड सोशल वेट। इसे डेड सोशल वेट क्यों कहते थे, क्योंकि द एंटायर सिस्टम वॉज वेरी मच करप्ट। ये सारे सिस्टम थे ये बहुत ज़्यादा करप्ट हो चुका था। द नीड टू बी ऑब्टेन द लाइसेंस, देखो अब लाइसेंस लेना भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ हो चुका था। तो इससे क्या हो रहा था, जो इससे ना हम लोग लाइसेंस राज भी कहने लगे थे। वेट, यस, परमिट लाइसेंस राज, ये भी काफ़ी एक अच्छी, मतलब काफ़ी ज़्यादा एक टर्मिनोलॉजी थी जो हर लोग यूज़ करने लगे थे। इंडिया की जो भी सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को जो सारा रेगुलेट करता था, एक सिस्टम था, उसे सब लोग परमिट राज कहने लग गए थे। तो लाइसेंसिंग इन द बिग हाउस, तो हमारे जो ये बिग हाउस है ना, कि करप्शन के थ्रू क्या करते थे ना, ये लोग करप्ट, यार सीधी सी बात है, आपको कोई लाइसेंस नहीं दे रहा तो आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पैसे घूस खिलाना स्टार्ट कर दो, घूसखोरी जिसे वो बोलते हैं। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा पैसे देना स्टार्ट कर दो। भाई देख सुन, इट्स लाइक आप डीसी के पास जा रहे हो, बोल रहे हो कि भाई देख मैंने ना इंडस्ट्री खोल लिया और उससे मेरे को बहुत प्रॉफिट होगा। डीसी साहब ऐसा करो 10 करोड़ आप रख लो, मेरी इंडस्ट्री तो साल का हज़ार तो बनाएगी, चलो आप 10 रख लो। तो इसका क्या मतलब है, डीसीपी को थोड़ी मना करेगा, डीसी की तो बेचारे की सैलरी नहीं है इतना तो वो 10 साल में कमाने वाला है, उसको तो अभी मिल रहा है। अगर उसे 100-10 करोड़ मिल रहे हैं तो ये भी लाइक कोई दिक्कत नहीं, आपको लाइसेंस बन जाएगा। दिस वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज अ परमिट लाइसेंस राज, जो कि बहुत टफ था और ये बिग हाउसेज ने काफ़ी करप्शन के थ्रू इसे यूज़ करने लगे थे। इसकी वजह से क्या होता है, कंपटीशन खत्म हो गया था। अब वही बात है, जो अमीर है वो करप्शन भी बहुत करेगा, वो पैसे भी बहुत खिलाएगा, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल जो गरीब है बेचारा वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। प्रोटेक्शन, हमने हमारी जो गवर्नमेंट थी उसने एक चीज़ के ऊपर फोकस किया, प्रोटेक्शन ऑफ द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़। हमारी गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हम बाहर से कोई चीज़ है नहीं अंदर आने देंगे इंडिया में अगर कोई चिप्स बन रहा है तो वो इंडिया में बिकेंगे ना, वो बाहर जाएंगे ना, बाहर की जो लेस चिप्स है वो अंदर आएंगे। जस्ट एक एग्जाम्पल, बाहर से कितने सारी चिप्स आए हैं, अगर फूड प्रोडक्ट्स की बात करें तो कितने सारे प्रोडक्ट्स आए जो बाहर से आए। जैसे हमारा बेस्ट एग्जाम्पल तो लेज़ है, अनदर वी हैव द प्रिंगल्स एंड डोरिटोज़, ये सारे कहाँ से, यूएसए से आई है ये सारे ब्रांड्स। इंडिया ने कहा कि देखो हम ना इन ब्रांड्स को अंदर आने देंगे। इस वजह से क्या होगा कि लोग इनकी तरफ ज़्यादा जाएंगे क्योंकि ये टेस्टी, इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, ये टेस्टी भी हो गए। पर जो इंडियन प्रोडक्ट्स थे वो देखो रिलेटिवली बहुत पुअर थे उस टाइम पे, तो उनकी क्वालिटी बहुत कम थी। तो इस वजह से क्या हुआ, जो ये प्रोटेक्शन दी ना गवर्नमेंट ने, जो इन बोला कि देखो बाहर की चीज़ें नहीं हम आने देंगे, तो यार जो हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी लग रहा है यार पॉपुलेशन खा तो रही है, हम चाहे जैसे बनाएं इनको दे, मतलब जो भी इंडियन पॉपुलेशन को हम दे रहे हैं, मतलब जो भी हम कस्टमर को दे रहे हैं ये खा तो रहे हैं, कोई कंप्लेंट भी नहीं कर रहे। इससे क्या हो गया, क्वालिटी बहुत पुअर रही, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स बन रहे थे उनकी क्वालिटी बहुत पुअर रही। इससे क्या हुआ ये कम्पीट नहीं कर पाए, जो बाहर की जो बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स उनसे ये कम्पीट ही नहीं कर पाए। सेविंग द फॉरेन एक्सचेंज टू द इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन प्रोवाइड टू बी एन इनएफिशिएंट। देखो जो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन थी ये उतनी अच्छी, मतलब ये एक पॉलिसी उतनी सक्सेसफुल नहीं रही जो हमने यहाँ पीछे पढ़ी थी। दिस पॉलिसी दैट इज़ द इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, ये उसकी क्रिटिसिज्म यहाँ पे लिखी हुई है इन्होंने। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन वाज इनएफिशिएंट। यार आप क्या कर रहे हो, आपको पता है कि आपके देश में गेहूँ, इट्स जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि आपके देश में ना कोई एक पॉपुलेशन है जो कि कॉटन उगा रही है, ठीक है। गवर्नमेंट बोलती है कि यार हमारे देश में तो वीट ही नहीं है, हमें तो वीट उगाना चाहिए। वो बोलती है आप अपने ऐसा करो, अपने कॉटन के फार्म सारे काट दो, जितना कॉटन उगा है सारा वेस्ट कर दो, फेंक दो, हमें कॉटन की कोई ज़रूरत नहीं है। इस टाइम पे हमारे देश को वीट की ज़रूरत है, ऐसा करो वीट उगाना स्टार्ट कर दो आप। अब यार जिस बेचारे को पता था कि मैं कॉटन उगा रहा हूँ और वो मैं इस मिल में भेजता हूँ, किसी भी अपनी फैक्ट्री इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री में भेजता हूँ जहाँ पे कॉटन का टेक्सटाइल बनता है और टेक्सटाइल बिकता है, तो वो बेचारा क्या करेगा, वो अपने सारा प्रोडक्शन सब कुछ छोड़ के बेचारा अगले साल से वीट उगाने लग जाएगा। ऐसे नहीं कि भाई तू कॉटन उगा रहा है, कॉटन ही उगा, इंडस्ट्री में भेज, जो टेक्सटाइल बन रहा है अब हम ऐसा करते हैं उसको अब अमेरिका में बेचेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। हमारी कंट्री में देखो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है,
to save the foreign exchange through the import substitution rather than generating it through the export promotion. उसी कॉटन के प्रोडक्ट को आप इससे अच्छा इंपोर्ट कर लो. नहीं, इंपोर्ट नहीं करेंगे हम. क्या करेंगे, जितना हमारे पास है उसको हम तोड़ देंगे. हम ऐसा करेंगे, हम गेहूँ उगाएंगे. कॉटन है हमारा, कोई दिक्कत नहीं, कॉटन किस काम की, हम तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे. एंड दिस इज क्रिटिसिज्म. और मैं आपको एक चीज़ कहूँ, ये सारी पॉलिसीज़ है, अगर इफ़ यू हैव टाइम यू शुड रिसर्च अपॉन इट. और ये जो आपका रिसर्च वो ना आपके पब्लिक डिबेट्स में काफ़ी ज़्यादा काम आता है. नाउ वी हैव द कंक्लूजन. एंड में ये कैसा था, अच्छा था, बुरा था, अब उसके ऊपर जो हमारी बुक ने कमेंट किया है. जो ग्रीन रेवोल्यूशन था, और ग्रीन रेवोल्यूशन 5 ईयर प्लान्स, इट वाज अ वेरी ग्रेट इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी. फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीन उसकी हम 5 ईयर प्लान्स की तारीफ़ करेंगे. 5 ईयर इट वाज अ वेरी ग्रेट स्ट्रैटेजी. इसने जो हमारी इकोनॉमिक स्टैग्नेशन है उससे बाहर निकलने में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प की. और वही बात है, जो हमारे जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उसने भी हमारी जो इकोनॉमिक स्टैग्नेंसी है उससे हमें बाहर निकालने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की. जो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर था, इंडस्ट्रियल सेक्टर काफ़ी ज़्यादा, इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन थी वो काफ़ी ज़्यादा थी रिलेटेड इफ़ यू कंपेयर इट टू द आई मीन यू कैन से द टू द एग्रीकल्चर सेक्टर. जो सारा हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बना रहा था उससे सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसकी थी, जो हमने पीछे भी पढ़ा था. यहाँ पे देखो, जो आपको पहले भी बताया था ये पॉइंट, ये वही पॉइंट यहाँ पे रिपीट हुआ कंक्लूजन में. स्टिल जो हमारी 65, बेशक ये सब कुछ हो रहा था, सब कुछ बढ़िया था, बट पैराडॉक्सिकली इवन द इंडस्ट्रियल सेक्टर द कंट्रीब्यूट टू द एग्रीकल्चर सेक्टर तो जीडीपी डिक्लाइन. एग्रीकल्चर सेक्टर टू द जीडीपी डिक्लाइन. जो हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी कंट्रीब्यूशन कम जा रही थी और उसकी वही ज़्यादा जा रही थी. तो फिर भी हमारे पास एक चीज़ जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जो हमारी 65% पॉपुलेशन थी, दैट इज़ अनएम्प्लॉयड, दैट वॉज स्टिल अनएम्प्लॉयड. अब देखो यार, इंडस्ट्री भी बढ़ रही पर फिर भी ये पैराडॉक्स था ना. व्हाट इज़ पैराडॉक्स? हमें दिख कुछ और रहा है पर हो कुछ और है. समझ रहे हो आप बात? इंडस्ट्री ग्रो तो करे पर अनएम्प्लॉयमेंट भी है. यार इंडस्ट्री तो मतलब आपको वर्कर्स चाहिए, बट आपको वर्कर्स भी नहीं मिल रहे हैं. आई मीन फिर भी आपको वर्कर्स भी चाहिए, फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है. तो देयर वाज समथिंग, दिस इज कॉल्ड एज द पैराडॉक्सिकल सिचुएशन. Implying that the growth in the industrial and the service sector was not at all sufficient to absorb the surplus labor forces of the agriculture sector. अब यार इतनी ज़्यादा आपके देखो, इंडस्ट्री में ग्रोथ तो हो रही थी पर इतनी भी ज़्यादा नहीं हो रही थी कि आप पूरी जितना भी सारा लेबर है वो सारी एब्जॉर्ब कर पाओ. इंडस्ट्री ग्रो ज़रूर कर रही थी पर उसमें इतनी ज़्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट ही नहीं हो रही थी. अगर आप सोच रहे हो कि यार लेबर की टेक्नोलॉजी क्या इतनी इंडिया के पास अच्छी थी, नहीं जी, इंडिया के पास टेक्नोलॉजी भी उतनी अच्छी नहीं थी. इंडिया की पॉपुलेशन ही बहुत ज़्यादा थी. इंडस्ट्री जितना अपने अंदर एम्प्लॉयमेंट दे रही थी जिनको, वो तो कर ही रही थी, पर पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा है, कितने को तो देंगे. दैट वाज द थिंग एट दैट टाइम. रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, जो हमारे 5 ईयर प्लान है उसकी एक लिमिटेशंस रही थी, जो कि थी रूरल अनएम्प्लॉयमेंट. अब यार आपने 5 ईयर प्लान की, इंडस्ट्री डेवलप की, बट द थिंग इज जो आपकी रूरल पॉपुलेशन, जो गाँव में लोग हैं, वो तो फिर भी अनएम्प्लॉयड है. ठीक है. नाउ इट वॉज दिस. अनदर इज द प्रोटेक्शन. जो आपने प्रोटेक्शन दिया अपनी इंडस्ट्रीज़ को, उससे क्या होगा, क्वालिटी आपकी बहुत ख़राब होगी. लेट मी टेल यू वन थिंग. मेन थिंग इज़ आपको ये गुड इफ़ेक्ट्स, बैड इफ़ेक्ट्स, आपको ये याद करना है. फिर इन दोनों को साथ, अगर कभी कोई कंक्लूजन में पूछे ना, आपको पहले बैड इफ़ेक्ट्स लिखना है, फिर आपको गुड इफ़ेक्ट्स लिखना है. दैट विल बिकम योर कंक्लूजन. आपको ये पॉइंट ज़्यादा सेपरेटली वैसे क्या लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन डू फर्स्ट द गुड इफ़ेक्ट्स देन द बैड इफ़ेक्ट्स. आप दोनों को कंपाइल करके लिखो, साथ में लिखो. करीब आपके वजह से इधर 5 पॉइंट्स, इधर 5 पॉइंट्स, आप 10 पॉइंट्स बनेंगे आपके कंक्लूजन में, एंड योर आंसर वुड बी रेडी. गुड इफेक्ट्स और बैड इफेक्ट्स वहाँ पे मेंशन नहीं होगा, वहाँ पे कंक्लूजन लिखा. कंक्लूजन में आपको यही करना है, इसके पॉइंट्स और इसके पॉइंट्स, इन दोनों के पॉइंट्स कंबाइन करके लिख देना, एंड यू विल बी गुड टू गो. नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो. ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है. सो नेक्स्ट चैप्टर अकॉर्डिंग टू योर रिस्पॉन्स हम देखेंगे कि मैं देखूंगा कि नेक्स्ट वीडियो कब आनी चाहिए. बिकॉज एक्चुअली द थिंग इज़, मैं इतना डिले इसलिए हो गया हूँ कि एक्चुअली आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट. सो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, मुझे भी टाइम नहीं मिलता है वीडियोज़ बनाने का. So on your demand, I'll make the video next chapter. So that is it. Thank you guys for watching the entire video. Okay, bye.